बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला हमारा जो टॉपिक आ गया डेट इज एक्यूट एब्डोमेन। लेकिन इसकी इन डिटेल बात करने से पहले मैं आप लोगों की थोड़ी सी एनाटॉमी पे वर्क करना चाहूंगा। देखिए हम क्या करते हैं कि आपका जो एब्डोमेन होता है उसको हम चार क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली आपका जो पेशेंट है ना, वो आपको आके कहता है कि फॉर एग्जांपल, अब जारी सी बात है, मतलब मैं इंग्लिश कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, आप पाकिस्तान में तो आपको कहेगा ना कि मेरी वक्खी से दर्द है या जहां पे भी, ठीक है, तो वो तो आपको उस तरह आके कहता था। लेकिन इंग्लिश कंट्रीज की बात कर रहा हूँ कि वो अगर वहां पे पेशेंट है तो वो आपको आके कह सकता है कि फॉर एग्जांपल राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन है, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन है, या कोई भी क्वाड्रेंट के अंदर पेन। ठीक है, तो पेशेंट ने क्या किया हुआ है कि आपके जो एब्डोमेन होता है इसको चार क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होती है आपकी अम्बिलिकस, तो मैं क्या करूं, इधर अम्बिलिकस से इस तरह करके एक लाइन खींच दूं, ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन खींच दूं, और उस तरह उसके बाद क्या है कि आपका बिल्कुल दरमियान में से, आपकी बॉडी के बिल्कुल दरमियान में से मैं इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं, तो आपका जो एब्डोमेन होता है इसको हम चार क्वाड्रेंट्स के अंदर इस तरह डिवाइड कर देते हैं। ये वाला जो क्वाड्रेंट है राइट साइड पे, इसको हम राइट अपर क्वाड्रेंट कह देंगे। जो आपका नीचे होगा इसको हम राइट लोअर क्वाड्रेंट कह देंगे। जो आपका ऊपर होगा फॉर एग्जांपल इधर, इसको हम लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट कह देंगे। जो आपका नीचे होगा इसको हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट कह देते हैं। तो ये पेशेंट ने इसको चार क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। लेकिन डॉक्टर्स ने क्या किया, डॉक्टर्स को चाहिए था कि हमें थोड़ी सी मजीद डीप ना हम इसको मतलब स्टडी करें, तो उन्होंने इस एब्डोमेन को 9 जो रीजन हैं उनके अंदर डिवाइड कर दिया। अब 9 रीजन के अंदर उन्होंने कैसे डिवाइड किया, ये होती है योर टिप ऑफ नाइन्थ रिब। तो उन्होंने टिप ऑफ नाइन्थ रिब से इस तरह करके एक ट्रांसवर्स लाइन खींची, और उसके बाद ये होती है आपकी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो उन्होंने एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से इस तरह करके एक ट्रांसवर्स लाइन जो है वो खींच दी। देन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आपकी बोन होती है डेट इज क्लेविकुलर बोन, ठीक है, तो उन्होंने क्लेविकल के बिल्कुल दरमियान में से एक लाइन खींच दी, जिसको मतलब बिल्कुल मिड ऑफ क्लेविकल से एक लाइन जो है वो खींच दी, और वो वाली जो लाइन है इधर आपका लिगामेंट होता है जिसको हम इंग्वाइनल लिगामेंट कहते हैं, तो वो इंग्वाइनल लिगामेंट के बिल्कुल सेंटर से जो है ये लाइन गुजर रही थी। एक लाइन उन्होंने दूसरी साइड पे खींच दी। तो इस तरह अगर आप लोग देखें तो हमने क्या किया हुआ है कि आपका जो एब्डोमेन होता है उसको हमने 9 रीजन के अंदर डिवाइड कर दिया। अब जो रीजन इधर रिब्स के नीचे है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नीचे के लिए हमारे पास जो मेडिकल के अंदर वर्ड यूज होता है दैट इज हाइपो। हाइपो मींस ब्लो आर अंडर। कॉन्ड्रिया का वर्ड जो यूज होगा वो कार्टिलेज के लिए यूज होगा। इट मींस के वो वाला जो रीजन जो के रिब्स के कार्टिलेज के नीचे है उसको हमने क्या कह दिया, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये आपकी राइट साइड है, ठीक है, ये आपकी लेफ्ट साइड है। इट मींस के राइट साइड पे है तो मैं इसको क्या कह दूंगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। लेफ्ट साइड पे है तो मैं इसको क्या कह दूंगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक हो गया। अब मैं नीचे आ जाता हूं। अब इधर क्या होते हैं, इधर आपके लंबर वर्टिब्रा होते हैं, तो उसी बेस पे मैंने इसको क्या कह दिया, लंबर रीजन। राइट साइड पे होगा तो राइट लंबर रीजन, लेफ्ट साइड पे होगा तो लेफ्ट लंबर रीजन। देन क्या है, मैं मजीद नीचे आता हूं, तो ये आपकी बोन कौन सी है, ये इलियक बोन है ना, तो इसको मैंने क्या कह दिया, सिंपली इलियक रीजन कह दिया। तो इसको मैंने क्या, राइट साइड वाले को राइट इलियक रीजन, उसके बाद लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट इलियक रीजन। इसको इंग्वाइनल भी कहीं पे यूज होगा ना, राइट इंग्वाइनल लेफ्ट इंग्वाइनल, तो आपने परेशान नहीं होना। ये आ गया। अब दूसरी बात, अब हम बात करना चाहेंगे दरमियान में। दरमियान में इधर आपकी क्या होती है, नाफ होती है। तो नाफ के लिए वर्ड क्या यूज होता है, लेवल के लिए अम्बिलिकस, तो इसको हमने सिंपली क्या कह दिया, अम्बिलिकल रीजन। ठीक है, अब जो इससे नीचे होगा, ये देखिए, ये बेसिकली आप लोगों का मेन बैली है, ऐसे ही कि नहीं है, ये बैली का सेंटर है। तो जो बैली के सेंटर से नीचे है ना, उसको हमने कह दिया हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपो मींस ब्लो, गैस्ट्रिक मींस के आप लोगों का उसने बेसिकली स्टमक के लिए यूज किया या बैली के लिए, तो जो बैली के नीचे है उसको हमने सिंपली हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कह दिया। देन इससे ऊपर, ऊपर मींस के अबव, जो स्टमक से ऊपर है उसको हमने सिंपली एपिगैस्ट्रिक रीजन कह दिया। तो ये वाला जो रीजन होता है दैट इज एपिगैस्ट्रिक रीजन। अच्छा, ये किसने काम किया है, ये आपके डॉक्टर्स ने काम किया है। अब हमने ये काम क्यों किया है, ताकि अगर मैं बात करूं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की, अगर इधर पेन हो रही है तो मुझे पता चल जाए इधर जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में सोचना है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस डायग्राम की तरफ आते हैं, अगर मैं बात करूं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की, तो इधर आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिल रहा है। ये देखिए आपका लीवर है, इट मींस कि मुझे इधर लीवर मिल रहा होता है। इससे पीछे जो है वो आप लोगों की राइट किडनी है, आपको नीचे इधर राइट किडनी मिल रही होती है। इधर आपको ये देखिए गोल ब्लैडर जो है वो मिल रहा होता है। उसके बाद थोड़ी बहुत जो है वो लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, ठीक है, ये चीजें आप लोगों को मिल रही होती हैं। देन अगर मैं एपिगैस्ट्रिक रीजन की बात करूं, तो इधर आप देख सकते हैं कि इधर भी आपको लिवर, स्टमक, स्प्लीन वगैरह ये सारे जो ऑर्गन्स हैं वो आपको मिल रहे होते हैं। बाकी इसी तरह आपने ये वाला जो है इस चीज को रटा लगा लेना है कि कौन सी जो चीज है वो मुझे कहां पे मिल रही होती है। ठीक है, ये सिंपली आपको पता चल गया कि हमने क्या किया हुआ है, ये रीजन के अंदर क्यों डिवाइड किया हुआ है, इस बात का हमें पता चल चुका है। अब हम बात करना चाहेंगे व्हाट इज एक्यूट एब्डोमेन। देखिए एक्यूट एब्डोमेन क्या है, कि पेशेंट का आपके पास एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट कर जाना
और स्वेयर एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट कर जाना, इस चीज को हम एक्यूट एब्डोमेन कह देते हैं। ठीक है, इट मींस कि अब आपको पता है अगर एक पेशेंट मेरे पास एक्यूट एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट कर गया है तो उसके एब्डोमेन के अंदर इतने ज्यादा सारे ऑर्गन्स हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सारे ऑर्गन्स को एवेलुएट करना पड़ेगा कि यार ये कौन सी ऑर्गन के अंदर पैथोलॉजी हो सकती है, कौन सी अंदर के ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से उस बंदे को जनाब पेन हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते होते हैं, हम भी मतलब इसको जो पेन है उसको हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की पेन जो है वो कॉन्स्टेंट है, आपकी पेन जो है वो ट्रांसिएंट है, वो किस तरह की पेन है, तो हमने क्या किया हुआ है, इसको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अब देखें जो पेन होगी वो मेनली तीन काजेस की वजह से हो सकती है। एक तो ये है कि आपका जो जीआईटी ट्रैक है उसके अंदर सुराख हो जाए, उसके अंदर परफोरेशन हो जाए, तो परफोरेशन की वजह से एक पेन हो सकती है कि आपकी जीआईटी फट जाए, उसके अंदर सुराख हो जाए। दूसरी जो पेन है वो बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है कि आपके ये वाले जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उसमें कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। तीसरी हमारे पास जो पेन है वो आपके जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उस वजह से पेन हो सकती है। चौथी जो बात है कि अगर आप लोगों के जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वहां पे किसी जगह पे इस्कीमिया हो जाए तो उस वजह से पेन हो सकती है। इट मींस कि हमने सिंपली क्या समझ लिया कि मेरे पास जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स थे उनके अंदर अगर पेन होगी तो इन चार काजेस की वजह से जो पेन है वो होगी। अब मैं बात करना चाहूंगा कि अगर जो पेन है वो बिकॉज ऑफ परफोरेशन होती है तो उसका करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या होगा, वो पेन जो है वो किस तरह की होगी। अब फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें कि ये आपका जीआईटी का इंटेस्टाइनल का कोई पार्ट है और मैं कहता हूं कि इसके अंदर सुराख हो गया। जब इसके अंदर सुराख होगा तो सडनली अचानक से उस बंदे के अंदर जो है वो पेन स्टार्ट हो जाएगी। इट मींस कि जो परफोरेशन की वजह से पेन होगी वो सडन ऑनसेट होगा उसका। और दूसरी बात ये कि अब देखें कि आपकी इंटेस्टाइन से ये वाले जो सारे कंटेंट्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। जब आपकी इंटेस्टाइन से ये वाले जो सारे कंटेंट्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे तो ये जाके आपकी पेरिटोनियम को इरिटेट करना स्टार्ट कर देंगे। जब आपकी पेरिटोनियम इरिटेट होगी तो इस चीज को हम क्या कह देते हैं, इसको हम पेरिटोनाइटिस कह देते हैं। ठीक है, तो जब आपकी पूरी पेरिटोनियम इरिटेट हो जाती है तो ये देखिए कि आपकी पेरिटोनियम ने क्या किया हुआ है, पूरे एब्डोमेन को सराउंड किया हुआ होता है। ठीक है, तो इट मींस कि उस बंदे की जो पेन होगी वो सिर्फ एक रीजन के अंदर नहीं होगी, वो पूरी डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन होगी। इट मींस आपको पता चल गया कि अगर परफोरेशन होती है तो एक तो पेन जो होगी वो सडन होगी, दूसरी बात ये कि वो पेन डिफ्यूज होगी, वो किसी एक रीजन की तरफ जो है वो लोकलाइज नहीं होगी, और तीसरी बात ये कि वो बहुत ज्यादा शदीद पेन होती है, वो एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है। एक्सक्रूशिएटिंग पेन हम किसको कहते होते हैं, डेड पेन विच इज स्वेयर इंटेंस एंड अनबियरेबल, बहुत शदीद पेन होगी। अब देखें जब वो वाला बंदा जो है उसको बहुत शदीद पेन हो रही है तो वो बेड के ऊपर लेटा रहेगा। और आपको एमसीक्यू इसी तरह आता है कि एक पेशेंट है उसको सडन स्वेयर ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन जो है वो स्टार्ट हो गया, दैट इज एक्सक्रूशिएटिंग पेन, और वो वाला जो पेशेंट है तो ही और शी इज लाइंग स्टिल ऑन द बेड। ठीक है, कि वो पेशेंट हिल नहीं रहा बिकॉज उसको पता है कि अगर मैं हिलूंगा तो पेन उसकी क्या हो जाएगी, शदीद हो जाएगी, तो वो डेड पेशेंट वुड बी लाइंग स्टिल ऑन द टेबल। ठीक है, तो वो जो बेड है उसके ऊपर लेटा होगा। तो अगर आपको इस तरह की पेन के बारे में कह रहा है तो आपका माइंड किसकी तरफ जाना चाहिए, परफोरेशन, कि वो मेरी जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वहां पे क्या हो चुकी है, कोई ना कोई परफोरेशन हो चुकी है। एक तो आपको ये सारे करेक्टरिस्टिक बताएगा, साथ में आपको बताएगा कि वो वाला जो पेशेंट है जब मैं उसके एब्डोमिनल मसल्स को टच करता हूं तो वो वाले जो मसल्स हैं वो हार्ड हुए पड़े हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते होते हैं एब्डोमिनल रिजिडिटी। तो आपको उसके अंदर एब्डोमिनल रिजिडिटी मिलेगी। उसके बाद वो कहेगा कि जब मैं उसके एब्डोमेन के किसी पार्ट को ऊपर से दबाता हूं देन छोड़ता हूं तो छोड़ने के ऊपर भी उसको पेन होती है। फॉर एग्जांपल मैंने पहले एब्डोमेन को दबाया, देन मैंने अपना ऊपर जब हाथ उठाया तो जब एब्डोमेन वापस अपनी हालत के अंदर आ रहा था तो उस वक्त भी पेन हुई। तो इसको हम कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। तो उस बंदे के अंदर आपको रीबाउंड टेंडरनेस भी मिलेगी। तीसरे उस चीज के उसके अंदर आपको मिलेगा गार्डिंग, मींस कि जब आप लोग उसके एब्डोमेन को टच करना स्टार्ट करोगे, टच करने लगोगे तो उसके जो एब्डोमेन के मसल्स हैं वो इनवॉलंटरी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई बंदा मुझे एब्डोमेन के ऊपर हाथ लगाता है, अगर मैं खुद उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता हूं दैट इज वॉलंटरी एक्शन। लेकिन अगर कोई बंदा मेरे एब्डोमेन के ऊपर हाथ लगा रहा है और इनवॉलंटरी तौर पे मेरे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, दैट इज गार्डिंग। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को मिला के हम क्या कह देते हैं, इनको हम पेरिटोनियल साइंस कह देते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है जब भी पेरिटोनियम इरिटेट होगी तो आपको ये तीनों चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी तीनों चीजें मिले, रिजिडिटी, उसके बाद रीबाउंड टेंडरनेस, उसके बाद गार्डिंग। ठीक है, तो ये इनको हम इकट्ठा क्या कह देते हैं, इनको हम पेरिटोनियल साइंस कह देते हैं। इट मींस वो बंदा जिसके अंदर परफोरेशन होगी वो मेरे पास सडन ऑनसेट ऑफ डिफ्यूज पेन के साथ एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगी, पेशेंट जो है वो लाइंग स्टिल होगा ऑन द बेड, और साथ में उसके अंदर जो है वो एब्डोमिनल मसल्स की रिजिडिटी होगी, गार्डिंग होगी और रीबाउंड टेंडरनेस होगी। चलें जी, इस बात का पता चल गया, इस तरह पेशेंट मेरे पास आ गया। अब मैं बनाऊंगा मेरे डिफरेंशियल। ठीक है, अब मुझे ये तो पता चल गया कि मोस्ट प्रोबेबली ये वाली जो पेन किस वजह से है, परफोरेशन की वजह से है। अब परफोरेशन कहां पे हो सकती है, तो इसमें आपने याद रख लेना है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ परफोरेशन इन योर जीआईटी दैट इज पेप्टिक अल्सर। ठीक हो गया, ये आपने एमसीक्यूज मस्ट याद रखना है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ परफोरेशन कौन सा होता है, पेप्टिक अल्सर। तो सबसे पहले आपने किसके बारे में सोचना है,
पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, आप उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लोगे कि आपको जलन वगैरह तो नहीं होती थी पहले, कुछ इस तरह का मसला तो नहीं था, बिकॉज आपको पता है कि जब भी बंदे को पेप्टिक अल्सर होता है तो पहले काफी अरसा जो है उसको जलन वगैरह का मसला रहा होगा, ठीक है, उसको मतलब हर्ट बर्न वगैरह या इस तरह का मसला रहा होगा, ठीक है, तो वो चीज आपने एवेलुएट करनी है, तो आपको पता चल गया सबसे पहले आपने किसके बारे में सोच लेना है, इस बंदे के अंदर पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में जो है वो सोच लेना होता है। देन हमारे पास दूसरे काजेज आ जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वो वाला जो बंदा है उसकी ये वाली जो सडन ऑनसेट ऑफ पेन स्टार्ट हुई है, ये आफ्टर वॉमिटिंग स्टार्ट हुई है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने क्या किया, मैंने अल्कोहल पी, या उसका जो साथ में अटेंडेंट है वो कहता है कि इस बंदे ने शराब पी या कुछ भी इस तरह की कोई चीज पी, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई चीज पीने की हिस्ट्री ना भी हो, वो कहता है कि इस बंदे को अचानक से वॉमिट हुई और वॉमिट होने के बाद उस बंदे को ये वाली जो रेट्रोस्टर्नल पेन, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन मींस के स्टर्नम के पीछे जो है उसकी चेस्ट पेन जो है वो स्टार्ट हो गई, ठीक है, और साथ में क्या है कि उसको जो वॉमिट आई उसके अंदर खून भी आया, तो इस तरह की अगर हिस्ट्री हो तो आपका जो माइंड जाना चाहिए वो बोरहाफ सिंड्रोम की तरफ जाना चाहिए। बोरहाफ सिंड्रोम क्या थी, अगर आप लोग याद करें तो आपको बताया आपकी ये वाली जो इसोफेगस है और नीचे क्या आता है, नीचे आपका स्टमक होता है, बोरहाफ सिंड्रोम के अंदर क्या होता था कि बंदा जब बहुत तेजी से बहुत शिद्दत से वॉमिट करता होता था, तो जब ये वॉमिट इधर से गुजरती थी तो ये आपकी इसोफेगस को इतना स्ट्रेच करती होती थी कि आपकी इसोफेगस के अंदर जो है वो सुराख हो जाता था, इसोफेजियल परफोरेशन हो जाती थी, तो ये वाली जो सिंड्रोम होती थी इसको हम बोरहाफ सिंड्रोम कहते हैं। इट मींस के इस बंदे के अंदर परफोरेशन वाले साइन सिम्टम्स तो होंगे, ये वाली सारी चीजें होंगी, लेकिन साथ में वॉमिटिंग की हिस्ट्री होगी और इधर से ब्लीडिंग भी होगी, सारी सी बात है। इट मींस के वॉमिटिंग और हिमेटामेसिस की हिस्ट्री है, साथ में रेट्रोस्टर्नल या एपिगैस्ट्रिक पेन है, तो इस केस के अंदर मैंने जो सोचना है वो बोरहाफ सिंड्रोम के बारे में जो है वो सोच लेना, और यहां से एमसीक्यूज आया हुआ था, सो यू मस्ट नो वॉमिटिंग की हिस्ट्री, हिमेटामेसिस, साथ में ये वाले परफोरेशन वाले साइन एंड सिम्टम्स, तो आपने समझ लेना है दैट इज बोरहाफ सिंड्रोम। आपका एक डायग्नोसिस जो है वो बन चुका है। दूसरा मैंने आपका बना दिया था कि पीछे अगर हर्ट बर्न वगैरह की या पेप्टिक अल्सर वाले जो सिम्टम्स हैं उनकी हिस्ट्री है, तो आपका डायग्नोसिस क्या बन जाएगा कि ये पेप्टिक अल्सर डिजीज की वजह से हुआ है। देन और भी काजेज आ जाते हैं, लाइक अगर फॉर एग्जांपल डाइवर्टिकुलस बने हुए थे, उनकी इन्फ्लेमेशन हुई थी, वो रप्चर हो गए, तो उसमें भी ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, लाइक क्रोन डिजीज है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अगर उसकी वजह से जो वो डैमेज होगी और इवेंचुअली परफोरेट करके वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। या कैंसर था, वहां से जो वॉल है वो वीक होगी परफोरेट करके, ठीक है, तो ये लेस कॉमन काजेज आ जाते हैं जीआई परफोरेशन के। फिलहाल सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि जीआई परफोरेशन के अंदर बंदा आपके पास जो है वो कैसे प्रेजेंट कर गया। देन हमारे पास एक और चीज होती है, हमारा यही एब्डोमेन के अंदर परफोरेशन की, दैट इज रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। यहां से एमसीक्यू आता होता है रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म से। अब देखिए, आपको पता है कि आपका जो दूसरा फॉर एग्जांपल अगर इमेजिन करें कि ये आपका जनाब हार्ट आ गया, ठीक है, और ये आ गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, एओर्टा। एओर्टा कहां से गुजरती है, आपके थोरेसिक रीजन से जो गुजरती है उसको हम थोरेसिक एओर्टा कह देंगे। देन ये नीचे आती है आपकी, ये डायफ्राम को क्रॉस करती है, डायफ्राम से नीचे हमारा एब्डोमिनल रीजन स्टार्ट हो जाता है, तो उस एओर्टा को हम क्या कह देंगे, एब्डोमिनल एओर्टा। अब आपकी जो एब्डोमिनल एओर्टा थी वहां पे इस तरह करके एबनॉर्मल डायलेशन होगी, बलून लाइक डायलेशन होगी, तो इसको हम क्या कह देंगे, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। क्या हो रहा है, आपकी एब्डोमन की एओर्टा के अंदर बलून लाइक डायलेशन हो रही है वॉल की, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म जो है वो कह रहे हैं। तो यहां से वॉल क्या हो गया, वीक हो गया, तो ये यहां से क्या कर सकती है, रप्चर कर सकती है। इट मींस कि ये रप्चर कर रही है, तो ये भी एब्डोमन के अंदर ही रप्चर कर रही है। इट मींस कि ये वाला जो बंदा होगा ये भी मेरे पास वही परफोरेशन के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये बंदा मेरे पास वही पेरी अम्बिलिकल पेन के साथ प्रेजेंट कर देगा। मींस के उसकी जो अम्बिलिकस के इर्द गिर्द वाला एरिया होगा वहां पे उसको पेन हो रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बुक से दिखाना चाहूं तो आप लोग ये देखें कि ये वाला जो बंदा है, अगर फॉर एग्जांपल ये उसकी इसने कहां बनाया, हाँ ये देखें रप्चर्ड एन्यूरिज्म, ये आपका अम्बिलिकस वाला एरिया है, तो अम्बिलिकस के एरिया के इर्द गिर्द उस बंदे को क्या हो रही है, पेन हो रही है। अगर इस तरह की हिस्ट्री है, और अब बात आ जाती है कि पेरी अम्बिलिकल पेन ना आपको दूसरी चीजों के अंदर भी मिल रही होती है, लेकिन इसमें साथ में आपको कुछ हिस्ट्री मिलेगी। देखिए वो कौन से लोग होते हैं जिनके अंदर ये वाली जो एब्डोमिनल एओर्टा है उसके एन्यूरिज्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपने सिंपल क्या याद रख लेना है, एक खराब बंदा, खराब बंदा मतलब वो बंदा जो कि स्मोकिंग करता है और वो बंदा जो कि बूढ़ा है। तो जैसे ही आपको बताया कि वो बंदा जो कि बूढ़ा होता है वो काफी लंबे अरसे से स्मोकिंग कर रहा होगा, तो आपको जो हिस्ट्री होगी वो एक मेल स्मोकर पेशेंट होगा जो कि बूढ़ा होगा, जिसकी 55 साल से जो है वो उम्र ज्यादा होगी, वो आपके पास प्रेजेंट कर जाएगा। अचानक से उसका जो पेरी अम्बिलिकल रीजन है वहां पे पेन स्टार्ट हुई होगी, और वो वाली जो पेन है वो बैक की तरफ रेडिएट कर रही होगी, और साथ में जब आप लोग उसके एब्डोमेन को पाल्पेट करोगे तो वहां पे जारी सी बात है यहाँ से जब ब्लड गुजर रहा होगा
तो क्या होगा, यहाँ पल्स आएगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ पड़ा है, फटा पड़ा है ना, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि एक पाइप जब क्या है फट जाए तो वहां से जब पानी गुजरता है तो वो फूलता है, कम होता है, फूलता है, कम होता है, तो इधर आपको क्या मिलेगी, पल्स मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, इट मींस के एक 55 साल से ज्यादा का बंदा मेल होगा, स्मोकर होगा, पेरी अम्बिलिकल पेन होगी, बैक की तरफ रेडिएट कर रही होगी, और साथ में आपको एब्डोमिनल एग्जाम के ऊपर पल्सेटाइल मैस मिल गया है। आपका डायग्नोसिस क्या बनना चाहिए, दैट इज रप्चर्ड एओर्टिक एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, ठीक हो गया। तो आपका सेकंड डायग्नोसिस भी बन गया, ऐसा ही कि नहीं है, बन गया कि नहीं बन गया। चलिए अब इसी का मैं आप लोगों को थोड़ा सा एमसीक्यूज करवा देता हूं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को जो एमसीक्यूज है वो किस तरह आएगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि एक तकरीबन बूढ़ा बंदा है, स्मोकिंग करता है, वो मेरे पास इमरजेंसी के अंदर आ गया है, उसको अचानक से एब्डोमेन के अंदर पेन स्टार्ट हो गई है और साथ में उसको बैक पेन भी है, ठीक है, और वो वाला जो पेशेंट है उसको बहुत ज्यादा शदीद पेन हो रही है। जब आप लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो एब्डोमेन का तो आपको क्या मिल जाता है, पल्सेटाइल मैस मिल जाता है। देखिए एक चीज मुझे मिल गई है, दूसरी चीज बूढ़ा बंदा मिल गया है, तीसरी चीज स्मोकर मिल गया है, पल्सेटाइल मैस मिल गया है, और पेन कहां पे है, हमारे अम्बिलिकस के अराउंड उस बंदे के अंदर पेन है। देन आपको क्या मिल रहा है, इट मींस के इस बंदे के अंदर मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली दैट इज एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म इस बंदे के अंदर जो है वो हो सकता है। ये आपका सेकंड एमसीक्यूज होगा। फर्स्ट कौन सा था, पेप्टिक अल्सर वाला, सेकंड एमसीक्यूज आपका रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म वाला, थर्ड एमसीक्यूज आपका बोर हाफ सिंड्रोम वाला। ये तीनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। देन आगे चलते हैं। अगला हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है कि जनाब आपके पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है ना, या ओवेरियन सिस्ट वो रप्चर हो जाए। अब व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये हमारा टॉपिक हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा है, लेकिन जब भी वर्ड आता है एक्टोपिक का तो आपने समझ जाना है कि कोई भी काम जो है वो नॉर्मल जगह पे नहीं हो रहा, वो अब नॉर्मल जगह पे हो रहा है। नॉर्मली आपको पता है जब प्रेगनेंसी होती है तो उस केस में आपका जो बच्चा है, जो फीटस है, वो कहां जाके इंप्लांट होता है, यूट्रस के अंदर जाके इंप्लांट होता है। ऐसे ही कि नहीं है, जो आपका जाइगोट बनता है वो इधर यूट्रस के अंदर इंप्लांट होता है। लेकिन अगर क्या हो कि आपका ये वाला जो जाइगोट है वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इधर ओवरी के अंदर जाके इंप्लांट हो जाए, वो मैं कहता हूं कि जाके आपके एब्डोमेन के अंदर जाके इंप्लांट हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आपकी वो वाली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो भी क्या कर सकती है, रप्चर कर सकती है। तो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर करती है तो उस केस में भी वो जो पेशेंट है वो आपके पास यही एब्डोमिनल पेन के साथ, और वही जो मैंने आपको बताया ना, जो रप्चरिंग वाली मैंने आप लोगों को पेन बताई है, परफोरेशन वाली पेन, उसी के साथ वो वाली जो फीमेल है प्रेजेंट कर जाएगी। इट मींस बताओ एक मेल बंदा आपके पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ प्रेजेंट करेगा, बताओ नहीं, फीमेल के अंदर ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है ना, ठीक है। इट मींस कि एक फीमेल जो है वो मेरे पास प्रेजेंट कर देगी। अब बताओ बूढ़ी फीमेल प्रेजेंट करेगी या वो फीमेल जो कि बच्चे पैदा कर सकती है। इट मींस कि जो वो फीमेल जो कि बच्चे पैदा कर सकती है, उस उम्र की एक फीमेल मेरे पास जो है वो इसी तरह एक्सक्रूशिएटिंग पेन के साथ मेरे पास प्रेजेंट कर गई है, ठीक है। डिफ्यूज पेन है, सडन ऑनसेट है उस पेन का। इट मींस कि मैं किसके बारे में सोचूंगा, मैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में सोचूंगा। शर्त क्या है, चाइल्ड बियरिंग एज की जो वो फीमेल है वो होनी चाहिए। तो देन मैं क्या करूंगा, मैं उसका एक टेस्ट करवाता हूं, मैं उसके यूरिन के अंदर बीटा एचसीजी का लेवल चेक करता हूं, ठीक है। अगर मुझे जो बीटा एचसीजी है वो पॉजिटिव मिल रहा है और ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो मैंने समझ जाना कि इस फीमेल को क्या है, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो इट मींस कि आपका सेकंड चीज भी बन गई, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो या ओवरी के अंदर अगर कोई सिस्ट बनी है वो रप्चर हो, तो इन दोनों केसेस के अंदर आपके पास एक फीमेल इन सारी एब्डोमिनल पेन वगैरह के साथ जो है, एक्यूट एब्डोमेन के साथ आपके पास फीमेल जो है वो प्रेजेंट कर रही होती है और वो चाइल्ड बेयरिंग की एज की होती है, ठीक है। तो ये हमने जो सारी काजेज पढ़ ली, ये कौन सी पढ़ ली, इन सब के अंदर प्रेजेंटेशन आपकी वो काइंड ऑफ सेम ही होगी, बस हिस्ट्री से आप लोग डिफरेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन में पेन आपकी वही सडन ऑनसेट होगा, एक्सक्रूशिएटिंग होगी, उसके बाद पेशेंट जो है वो जो स्ट्रेचर है उसके ऊपर एवे लेटा हुआ होगा, साथ में आप लोगों को वही एब्डोमिनल गार्डिंग, रिजिडिटी वगैरह, रिबाउंड टेंडरनेस वगैरह वो सारी चीजें मिल रही होंगी। बाकी आपने हिस्ट्री से इसको क्या कर लेना है, सिंपली जो है वो डिफरेंशिएट कर लेना होता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो दूसरी काज थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखिए ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज की होगी, जाहिर सी बात है किसी पाइप की ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अब आपकी मतलब एब्डोमेन के अंदर कौन कौन से पाइप होते हैं, जरा याद करें ना। अब आपको पता है कि आपके एब्डोमेन के अंदर एक तो ये पाइप है, मींस कि आपकी जो इंटेस्टाइन है, दीज आर पाइप्स, ठीक है। तो एक तो इनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। दूसरा आपके एब्डोमेन के अंदर इधर जो आपकी किडनीज होती हैं, तो किडनी से इधर क्या जा रहा होता है, आपका यूरेटर जा रहा होता है, तो यूरेटर की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ऐसे ही कि नहीं है। दूसरा हमारे पास पाइप आ गया, ठीक है, ये आपके किडनीज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है स्टोन की वजह से, तो दो पाइप आ गए। तीसरा आपको पता है कि इधर आपका जनाब इधर पीछे ये आपका गोल ब्लैडर पड़ा हुआ होता है, तो ये वाला जो गोल ब्लैडर है इसकी जो डक्ट होती है, ठीक है, तो इसके अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, जिसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। इट मींस आपको क्या पता चल गया कि हमारा जो एब्डोमेन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है उसमें तीन चीजें होंगी। एक तो किसकी, हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। दूसरा किसकी, आपके पास ये वाला जो यूरेटर है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तीसरा किसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, हमारे पास ये वाले जो सिस्टिक डक्ट्स है उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, मींस कि जिन्होंने बाइल को कैरी करना होता है, ऐसे ही कि नहीं है। इट मींस कि ऑब्स्ट्रक्शन वाला जो बंदा होगा
उसमें हमने इन 3 चीजों के बारे में सोचना है, ठीक है। अब हम बात करना चाहेंगे कि जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उस केस में पेन किस तरह की होती है। तो मैंने आपका सिंपल सा कंसेप्ट बनाया हुआ है कि जब भी कोई पाइप बंद होगा आपकी बॉडी के अंदर, तो पेन की जो नेचर को वो डिस्क्राइब करेगा, वो कहेगा कोलिकी पेन, ठीक है। वो क्या कहेगा जनाब? कोलिकी पेन। कोलिकी पेन कौन सी है? वो पेन जो कि कभी बढ़ रही हो, कभी कम हो रही हो। अगर मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर कहूं तो क्रैम्पी पेन, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं मजीद सिंपल वर्ड्स के अंदर कहूं तो बंदा कहेगा कि मुझे ना तराटे पड़ती हैं, ठीक है। अचानक से बहुत ज्यादा पेन हो जाती है, अचानक से थोड़ी देर ठीक, अचानक से बहुत ज्यादा पेन, अचानक से जो है वो थोड़ी देर ठीक। तो अगर इस तरह की वो पेन कह रहा है तो आपने समझ जाना है दैट इज बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये वाली जो पेन होगी ये भी अचानक से ही पेन होगी, ये भी बहुत ज्यादा सीवियर होगी, लेकिन दैट पेन वुड बी कॉलिकी इन नेचर, ठीक है। वेवी होगी, क्रैम्पी होगी, तराटे सी पड़ेंगी, ठीक है। और डेट इंटरमिटेंट, देखें ये पेन कांस्टेंट नहीं होगी। ये वाली जो पेन थी ना ऊपर हमने बात करके आए हैं, बिकॉज ऑफ परफोरेशन जो पेन थी दैट वाज कांस्टेंट। इधर आप लिख ले ये पेन क्या होगी? ये कांस्टेंट होगी। लेकिन ये वाली जो पेन होगी बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन दैट वुड बी इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का आप लिख ले कि नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं होगी, ये क्रैम्पी होगी, बेबी होगी, ठीक है। तो इस तरह की पेन आपको मिल जाएगी। और दूसरी बात ये, इधर बताओ कि पेरिटोनियम इरिटेट हुई है, जरा आप अपना कंसेप्ट चलाएं कि क्या इधर पेरिटोनियम इरिटेट हुई है? इधर पेरिटोनियम इरिटेट नहीं हुई, वेरी गुड। बिकॉज इधर बताओ कोई कोई सुराख हुआ है, कोई इन्फ्लेमेशन हुई है? नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। सिंपली आपकी जो डक्ट है वो क्या होगी है? ऑब्स्ट्रक्ट होगी है। बताओ इधर पेरिटोनियल साइंस आपको मिलेंगे? वो गार्डिंग, वो रिजिडिटी, ठीक है, वो आप लोगों को क्या कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस, वो मिलेगी नहीं। इट मींस कि इस बंदे के अंदर मुझे वो कोई चीज भी जो है वो नहीं मिल रही होती, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये सारी चीजें हैं। इट मींस कि ये दैट वुड बी बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो आपने याद रख लेना है कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो पेन हो रही है, अगर तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो उस केस में मोस्टली आपको जो हिस्ट्री देगा वो देगा कि इस बंदे ने कोई सर्जरी करवाई, ठीक है। आपको एब्डोमेन की किसी सर्जरी की हिस्ट्री देगा और उस सर्जरी के बाद वो बंदा आपके पास इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर जाएगा। अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जब होती है, आपको पता है जब इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती है, एक तो बंदे को ऑब्स्टिपेशन हो जाती है, ना गैस पास करेगी ना स्टूल पास करेगा, एक बंदे को वॉमिटिंग हो रही होती है, ऐसा ही कि नहीं है। एक उस बंदे का एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंड कर जाता है, ठीक है। और उसके बाद साथ में उस बंदे को क्या होगा? कॉलिक की पेन होगी, ठीक है। तो आपके वो वाला जो पर्सन है कि आपको हिस्ट्री क्या देगा? आपको पर्सन की हिस्ट्री देगा, उस बंदे ने कोई सर्जरी कराई, सर्जरी करवाने के कुछ अरसे बाद वो बंदा मेरे पास इन सारे सिम्टम्स के साथ जो है वो प्रेजेंट कर गया। अब बात आ जाती है कि ये वो बंदा मेरे पास इन सारे सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट क्यों कर गया? बेसिकली क्या होती है कि जब बंदा सर्जरी करवाता है, वो वाला एब्डोमेन का एरिया जहां पे सर्जरी हुई है वो एरिया डैमेज हो जाएगा। जब वो एरिया डैमेज होगा वो एरिया हील करेगा, जब वो एरिया हील करेगा फाइब्रोसिस होगी, तो आपकी जो एब्डोमेन के ऑर्गन्स होते हैं, आपकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, इनके दरमियान में फाइबर्स के बैंड्स बन जाते होते हैं। वो वाली जो फाइब्रोसिस हो रही है उसकी वजह से आपकी जो इंटेस्टाइन है एक दूसरे के अंदर चिपक जाती हैं। जब वो चिपकती हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? इनके अंदर एडहेजन्स बनती हैं, उस चीज को हम एडहेजन्स कहते हैं। और एडहेजन is the most common cause of small intestinal obstruction। एक आपका एमसीक्यू ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की मोस्ट कॉमन काज क्या होती है? दैट इज एडहेजन्स। एडहेजन्स कब होगी? वो आपको सर्जरी के बाद की कोई हिस्ट्री देगा, सर्जरी वगैरह की, ठीक है। तो एक तो इस वजह से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, या हर्निया की वजह से इंटेस्टाइन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, या कैंसर वगैरह हो, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो, इन सब की वजह से आपकी जो इंटेस्टाइन है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। पेशेंट के अंदर आपको हिस्ट्री मिलेगी किस चीज की? कॉन्स्टिपेशन की, ऑब्स्टिपेशन की। ऑब्स्टिपेशन हम किसको कहते होते हैं? ना गैस पास हो सकेगी ना उसका जो है वो स्टूल पास हो सकेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को मिल जाएगा। इट मींस कि मुझे क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन वाली ये कोलिकी पेन वगैरह है, साथ में ऑब्स्टिपेशन मिल रही है, साथ में जनाब मुझे सर्जरी की प्रीवियस हिस्ट्री मिल रही है, तो आई विल थिंक अबाउट स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। एक आपका एमसीक्यूज यहां से क्लियर हो गया। देन फॉर एग्जांपल उस बंदे के अंदर मुझे ना सर्जरी वगैरह की हिस्ट्री मिल रही है, ना मेरा एडहेजन्स की तरफ जो है वो दूसरा डायग्नोसिस जो है वो जा रहा है, लेकिन उस बंदे के अंदर मुझे भाई एक तो कोलिक की पेन मिल रही है और साथ में जो है उस बंदे के अंदर ऑब्स्टिपेशन मिल रही है। देन आपको किसके बारे में सोचना चाहिए? वोल्वुलस के बारे में जो है वो सोचना चाहिए। वोल्वुलस क्या होता था? जिसमें आपकी जो इंटेस्टाइन है वो ट्विस्ट कर जाती होती थी, तो आपने वोल्वुलस के बारे में सोच लेना है। देन फॉर एग्जांपल आपके पास वो जो पेशेंट है वो आता है कि डॉक्टर साहब मेरी जो पेन है, अगर मैं पंजाबी के अंदर कहूं तो वो वक्की के अंदर पेन के साथ आता है। तो आपको भी पता है कि आपका ये वाला जो वक्की वाला एरिया होता है इसको हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर फ्लैंक एरिया, ठीक है। तो अगर पेशेंट आपके पास फ्लैंक एरिया कौन सा होता है? आपकी रिब से नीचे, आपकी हिप से ऊपर। ये देखें दीज आर योर रिब्स, ठीक है। और ये क्या है? ये आपकी हिप्स हैं। तो आपकी हिप से ऊपर, ठीक है, तो ये आपकी हिप से ऊपर और रिब से नीचे, ये वाला जो एरिया है जिसको पंजाबी में वक्कियां कहते होते हैं और जिसको आपकी जो मेडिकल लैंग्वेज है उसके अंदर फ्लैंक एरिया कहते होते हैं। तो अगर आपके पास एक पेशेंट जो है वो कोलिक की पेन के साथ प्रेजेंट कर गया है और वो वाली जो पेन है
वो फ्लैंक एरिया के अंदर हो रही है, और वो वाली जो पेन है वो ग्रोइन की तरफ रेडिएट कर रही है। अब बात आ जाती है कि ग्रोइन कौन सा एरिया आता है। देखिए इधर क्या है, इधर आपकी हिप्स होती हैं, ऐसे ही कि नहीं है, और इधर क्या आते हैं, अगर मैं मेल की बात करूं तो इधर जारी सी बात है उसका पेनिस होगा और उसके टेस्टिस होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन होता है, ये जो दरमियान वाला आपकी टांगों के दरमियान वाला जो रीजन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं थाई और ये आपके जेनिटल ऑर्गन्स, इनके जो दरमियान वाला रीजन होता है, ये वाला जो रीजन, इस तो हम ग्रोइन रीजन कहते होते हैं। तो आपने मस्ट क्या याद रख लेना है, जब भी आपको एमसीक्यूज आएगा रिगार्डिंग क्या कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस, मींस के किडनी स्टोन का होगा, यूरेटर के अंदर स्टोन होगा, तो इन सारे केसेस के अंदर मोस्टली आपको वो जो पेन डिस्क्राइब करेगा वो कोलिकी इन नेचर होगी, वो ग्रोइन की तरफ जो है वो रेडिएट कर रही होगी, और साथ में उसकी हिस्ट्री के अंदर आपको मजीद एक चीज ऐड करेगा कि उसके यूरिन के अंदर खून आ रहा है या उसके यूरिन के अंदर जो है वो पस आ रही है। तो हिमाचूरिया, जिसको हम हिमाचूरिया कहते हैं, दूसरा ब्लड इन द यूरिन, या जिसको हम पस इन द यूरिन, इसको हम पायूरिया कहते होते हैं। तो पायूरिया या हिमाचूरिया के साथ में हिस्ट्री दे रहा है, तो आपने किसके बारे में सोच लेना, जरा मुझे बताए ना। आपने यूरिटरी को ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में सोच लेना है कि यार क्या हुआ पड़ा है, इस बंदे के अंदर क्या है, या किडनी स्टोन ने क्या करवा दिया है, या तो किडनी को ऑब्स्ट्रक्ट करवा दिया, आपका जो यूरिटर है उसको क्या करवा चुकी है, वो ऑब्स्ट्रक्ट करवा चुकी है। तो ये बंदा मेरे पास इस तरह प्रेजेंट कर जाता है। देन उस बंदे को जब आप लिटाओगे तो उसकी जो पीछे वाली बैक है, जब आप उसकी बैक को पालपेट करोगे तो उस बंदे को टेंडरनेस फील होगी, ठीक है। अब इसको हम कहते होते हैं कोस्टोवर्टिब्रल एंगल। कोस्टोवर्टिब्रल एंगल कौन सा होता है, आपको पता है कि आपकी जो रिब्स होती हैं, फॉर एग्जांपल दीज आर योर रिब्स, तो ये रिब्स जो हैं वो पीछे से इधर वर्टिब्रास होते हैं, तो वर्टिब्रास के साथ अटैच होती हैं। तो ये वाला जो वर्टिब्रास और आपकी जो रिब्स है, इनके दरमियान में एंगल बन रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कोस्टोवर्टिब्रल। कोस्टो हमारा इसके लिए यूज हो रहा है, क्या कहते हैं, रिब्स के लिए, और वर्टिब्रल वर्टिब्रा के लिए। तो इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा होता है उसको हम कोस्टो वर्टिब्रल एंगल कहते होते हैं। तो ये वाला जो कोस्टो वर्टिब्रल एंगल है, जब आप इसको बैक से पालपेट करोगे तो उस बंदे को क्या होगी, पेन होगी। तो इस तरह की अगर सारी चीजें मिल रही हैं, आपने किसके बारे में सोच लेना है, आपने नेफ्रोलिथियासिस के बारे में जो है वो सोच लेना होता है। चलिए जी, मैं आप लोगों को जरा बुक से अंडरलाइन करवाता हूं कि हमने क्या पढ़ा है। मैं बेसिकली आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि हमारे पास ये अगर यूरिट्रिक नेफ्रोलिथियासिस होगी तो बंदा कोलिकी पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, वो पेन ग्रोइन की तरफ रेडिएट कर रही होगी, साथ में आपको हिमाचूरिया और पायूरिया मिल जाएगा, साथ में आपको कोस्टोवर्टिब्रल एंगल के ऊपर जो है वो टेंडरनेस मिल जाएगी। ये सारी चीजें मिल रही हैं। आपने आंखें बंद करके अपना जो डायग्नोसिस है वो बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हो रही है, नेफ्रोलिथियासिस की वजह से, ठीक है। आपने जो किडनी स्टोन वगैरह के बारे में जो है वो सोच लेना होता है। चलिए जी, अब मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास वो वाली जो पेशेंट है वो एक फीमेल प्रेजेंट कर गई है। वो वाली जो फीमेल है उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, और वो वाली जो फीमेल है वो उसने काफी ज्यादा सारे बच्चे पैदा किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल 5-10 बच्चे हैं उस फीमेल के, और वो वाली जो फीमेल है वो ओबीज है। तो अगर आपको कुछ इस तरह की फीमेल की हिस्ट्री दे रहा है और साथ में आप लोगों को कोलिकी पेन दे रहा है, आपने यू मस्ट 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 थिंक अबाउट कोलिलिथियासिस, कि उसका जो गोल ब्लैडर है उसके अंदर स्टोन बनी हुई है, ठीक है। मैं क्या आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको एक फीमेल में कहता है उसकी एज 40 से ज्यादा है, वो फर्टाइल है, मींस के काफी बच्चे उसने पैदा किए हुए हैं, और वो मोटी है, फैटी है, तो इस केस में आपने और उसको कोलिकी पेन है, तो आपने किसके बारे में सोच लेना होता है, कोलिलिथियासिस के बारे में सोच लेना होता है। और देन आपको कहेगा कि उसकी जो पेन है, जब भी कोई फैटी वो मील लेती है तो उसकी जो पेन है वो इंक्रीज हो जाती होती है, ठीक है। तो फैटी मील के साथ उसकी पेन इंक्रीज हो रही होगी, ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो आपने समझ जाना है कि इसकी जो बाइल डक्ट्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हुई पड़ी हैं। कोलिलिथियासिस के बारे में आपने सिंपली जो है वो सोच लेना होता है, ठीक है। तो आपका क्या पता चल गया है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो पेन होती है वो कोलिकी नेचर होती है। अब बात आ जाती है कि मैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, कि जनाब ये वाली जो कोलिकी पेन हो रही है ये तो मुझे पता है ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये वाली जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये कहां पे हो रही है। अगर तो मेरे पास जो है वो फॉर एग्जांपल ऑब्स्टिपेशन मिल रहा है, साथ में सर्जरी वगैरह की हिस्ट्री मिल रही है, मैं समझ लूंगा कि स्मॉल बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है। लेकिन अगर मुझे सर्जरी वगैरह की हिस्ट्री नहीं मिल रही, मेरा जो डायग्नोसिस है उस बंदे को सिर्फ ऑब्स्टिपेशन है, और मुझे एक्सरे के ऊपर जो है वो बर्ड बीक साइन मिल रहा होता है, तो उस केस में मैंने वल्वुलस के बारे में जो है वो सोच लेना है। लेकिन अगर पेशेंट है उसके अंदर कोलिक की पेन है, साथ में वो ग्रोइन की तरफ रेडिएट कर रही है, हिमाचूरिया, पायूरिया, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, तो मैंने जो है वो यूरिटरी को ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में सोच लेना है। लेकिन अगर फीमेल है, मोटी है, 40 साल से ज्यादा किया, काफी बच्चे पैदा किए हुए हैं, तो उस केस में मैंने बायरी ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में जो है वो सोच लेना होता है, ठीक है। इधर आप लोग थोड़ी सी लें ब्रेक। तो हम जो है वो एक्यूट एब्डोमेन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने डिफरेंट काजेस, दो काजेस पढ़ ली थी कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेन हो रही थी तो उसका क्या नेचर था, परफोरेशन की वजह से पेन हो रही थी तो उसका क्या नेचर था। अब मैं कहता हूं कि आपके एब्डोमिनल रीजन के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो गई है, किसी भी रीजन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन हो रही है तो उसका क्या नेचर होगा। देखिए आपने याद रख लेना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी तो वो भी थी अचानक से ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना, फॉर एग्जाम्पल इधर आके कोई चीज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी तो इट मीन कि अचानक से पेन होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल इधर से परफोरेशन हो रही
थी, सुराख हो रहा था, तो उसमें भी पेन क्या हो रही थी कि अचानक से सुराख हो रहा था तो अचानक से पेन होगी, सडन पेन होगी। लेकिन आपको पता है कि किसी भी एरिया के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है उसमें आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेमेशन होती है, ये नहीं कि अचानक से बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाए। इट मीन्स कि जो पेन होगी वो भी क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता शूट करेगी। इट मीन्स कि आपकी इन्फ्लेमेशन की वजह से जो पेन होगी उसका ग्रेजुअल ऑनसेट होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो वाली जो पेन है वो शदीद होती जाएगी। और देन क्या है कि जहां पे आपकी इन्फ्लेमेशन होगी वहां पे वो वाली जो पेन है वो लोकलाइज हो जाती होती है। जिस तरह हमने अपेंडिसाइटिस पढ़ा था, तो अपेंडिसाइटिस के अंदर मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपकी जो पेन है वो स्टार्ट होती है पेरी अम्बिलिकल रीजन से, देन वो वाली जो पेन है वो राइट इलियक फोसा के अंदर जहां पे आपका अपेंडिक्स इन्फ्लेम हुआ पड़ा होता है वहां पे वो लोकलाइज हो जाती होती है। तो आपने याद क्या रख लेना है कि अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है एब्डोमेन के किसी रीजन के अंदर तो उस केस में जो पेन होगी वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो शिद्दत पकड़ती जाएगी और पहले वो पेन जो है वो पुअरली लोकलाइज्ड होगी। आपको प्रॉपरली पता चल रहा होगा कि कहां पे पेन है, वो पेशेंट प्रॉपरली नहीं बता पाएगा। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे पेन बढ़ती जाएगी तो वो वाली जो पेन है वो उसी रीजन के अंदर लोकलाइज हो जाती होती है जहां पे वो वाली जो इन्फ्लेमेशन है वो चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, और इसके अंदर वो वाला जो पेशेंट होगा वो भी बिल्कुल मतलब सुकून से लेटा हुआ होगा, वो हिलेगा नहीं, बिकॉज जब भी वो हिले जुलेगा तो उसकी पेन क्या हो जाएगी, शदीद हो जाएगी। इट मींस कि इसके अंदर भी पेशेंट आपका क्या होगा रहा होगा, लाई स्टिल, ठीक है, तो वो हिल नहीं रहा होगा। और इसके अंदर आपने याद रख लेना, इधर मैं बताना भूल गया कि ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर वो वाला जो पेन है वो हिल जुल रहा होगा, वो कोशिश कर रहा होगा कि यार कहीं तो मुझे सुकून आए, ठीक है, तो वो क्या कर रहा होगा, पेशेंट स्ट्रेचर के ऊपर स्टिल लाई नहीं कर रहा होगा, बल्कि वो कंटिन्यूसली जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा, वो एक जगह पे नहीं रह पा रहा होगा, बिकॉज वो क्या चाह रहा होगा कि मेरी जो पेन है वो क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। ठीक है, तो आपने याद रख लेना है कि चाहे इन्फ्लेमेशन हो, चाहे आप लोगों की दूसरा परफोरेशन हो, तो इन सब केसेस के अंदर हमारे पास जो है वो पेशेंट स्ट्रेचर के ऊपर बिल्कुल लेटा हुआ होता है, ठीक है, वो बिल्कुल हिल नहीं रहा होता। ये बड़े की पॉइंट्स है जो कि आपने मस्त याद रखने हैं। इधर भी नहीं हिल रहा, कोलिकी पेन के अंदर वो हिल रहा है, जबकि इन्फ्लेमेशन के अंदर जो है वो पेशेंट बिल्कुल लाइंग स्टिल ऑन द टेबल है। ठीक है, तो ये आपने मस्त याद रख लेना। तो इसका भी अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर इसके अंदर इन्फ्लेमेशन वाली जो पेन है और साथ में आप लोगों की जो परफोरेशन वाली पेन है इसके अंदर फर्क क्या आ गया। तो देखिए, इन्फ्लेमेशन वाली पेन ग्रेजुअल ऑनसेट है, ऐसा ही है कि नहीं है, जबकि हमारे पास जो परफोरेशन वाली थी वो अचानक से बहुत शदीद पेन हो रही थी। ठीक है, बाकी इसके अंदर एक चीज कॉमन आ गई कि वो पेशेंट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेचर के ऊपर जो है वो सीधा लेटा रहेगा, वो हिलेगा नहीं, बिकॉज हिलने से उसकी जो पेन है वो इंक्रीज हो रही होगी। बाकी इसके अंदर भी बिल्कुल सेम, आपको पता है इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है तो पेरिटोनियम इरिटेट होगी कि नहीं होगी, जारी सी बात है, इन्फ्लेमेशन हो रही है पेरिटोनियम भी इरिटेट होगी, पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन होगी तो पेरिटोनियल साइंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जी सर जी मिलेंगे। तो आप लोगों को इस बंदे के अंदर जनाब पेरिटोनियल साइंस भी मेरे होते हैं, वही रिजिडिटी, उसके बाद एब्डोमिनल टेंडरनेस, उसके बाद आप लोगों का गार्डिंग, उसके बाद रीबाउंड टेंडरनेस, तो ये वाली जो सारी चीजें हैं ये उस बंदे के अंदर आपको मिल रही होती हैं। अब मोस्टली जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है वो किसकी, अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, जिसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस की पेन का मैंने कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को बता दिया कि सबसे पहले वो जो पेन है वो पेरी अम्बिलिकल रीजन से पेन स्टार्ट होगा और देन इवेंचुअली वो वाली जो पेन है वो रेडिएट करके कहां पे चली जाती होती है, वो आपका इधर से पेन स्टार्ट होगा, ये अम्बिलिकस है तो इस रीजन से पेन स्टार्ट होगा और आपका यहाँ पे जहां पे अपेंडिक्स होता है, बेसिकली इधर अपेंडिक्स आपका लटक रहा होता है। ठीक है, तो इवेंचुअली वो वाली जो पेन है राइट इलियक रीजन के अंदर, मींस के राइट इलियक फोसा के अंदर वो वाली जो पेन है वो आ जाती होती है, तो दैट इज अपेंडिसाइटिस की पेन। ठीक है, इस चीज का आप लोगों को पता चल गया। बाकी अगर हम बात करना चाहेंगे और इन्फ्लेमेशन, और कौन सी इन्फ्लेमेशन में हमारे पास आ जाती है, और आपका आ जाता है कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है, गोल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसको हम कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। अब गोल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन मेनली क्यों होती है वो आपको बताया कि आपका गोल ब्लैडर है, अगर क्या हो कि इधर आके कोई गोल स्टोन फंस जाए तो पीछे क्या हो जाती होती थी, इन्फ्लेमेशन हो जाती थी। तो आपको पता है, आपका आपने ये कंसेप्ट अपने गोल के दिमाग के अंदर डाला हुआ है कि गोल स्टोन्स किसके अंदर बनती होती हैं, मोटी खातून और थोड़ी सी बूढ़ी खातून के अंदर। ठीक है, तो इट मींस के 40 की फीमेल होगी, उसके बाद ओबीज होगी, काफी बच्चे पैदा किए हुए होंगे। ठीक है, तो इस तरह की फीमेल होगी और वो मेरे पास किस तरह प्रेजेंट कर जाएगी, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ। आपको पता है ना गोल ब्लैडर कहां पे है, जरा याद करें ना, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर है कि नहीं है, ऐसा ही है कि नहीं है, यहाँ पे होता है ना आपका गोल ब्लैडर राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, ये जिसको हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन कहते होते हैं। इट मींस के वो फीमेल मेरे पास कैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के अंदर पेन के साथ प्रेजेंट कर जाएगी और फीमेल की पूरा आपको पता चल गया। ठीक है, और देन आपको पता है कि ये वाली जो पेन है इसमें वो वाला जो पर्सन है वो लीन फॉरवर्ड करता होता था, ऐसा ही कि नहीं, ये चीज मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाई है, लेकिन अभी भी आप याद रख ले कि इस पेन का एक कैरेक्टरिस्टिक होगा कोलिसिस्टाइटिस वाली पेन का कि वो वाला जो पेशेंट है वो आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड करेगा ताकि उसकी जो पेन है वो थोड़ी सी क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। ठीक हो गया, तो आपको ये चीज मिल रही होगी।
कि पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर या राइट हाइपोकोर्निक रीजन के अंदर जो है वो पेन मिल रही होगी, और वो पेशेंट जो है वो आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड कर रहा होगा ताकि मेरी जो पेन है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। और जब आप लोग इसको ऊपर से पालपेट करोगे तो उस केस में उस बंदे को इतनी शदीद पेन होगी, मींस कि जब आप लोग अपने इधर हाथ रखोगे ऊपर से जब पालपेट करोगे तो उस बंदे को इतनी शदीद पेन होती है कि वो अपना सांस रोक लेता होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मर्फी साइन कहते हैं। तो इधर से आपका डायग्नोसिस काइंड ऑफ क्या बन जाता है कि डेड पेन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीसिस्टाइटिस। तो आपको पॉलीसिस्टाइटिस के अंदर क्या क्या मिल गया, आपको पता चल गया एक फीमेल मेरे पास प्रेजेंट कर जाएगी, वो 40 इयर्स की होगी या 40 इयर्स से ज्यादा होगी, उसने काफी सारे बच्चों को पैदा किया हुआ होगा, ठीक है, और साथ में वो ओबीज भी होगी, और उसके अंदर जो है वो मुझे मर्फी साइन जो है वो पॉजिटिव मिल जाएगा, मर्फी साइन पॉजिटिव मैंने, और साथ में उसने लीन फॉरवर्ड भी किया हुआ होगा। मैंने आपको बता दिया मर्फी साइन कौन सा, जिसमें आप लोग जब उस वो वाली जो फीमेल है उसका जब राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर ऊपर से जब आप लोग डीपली पालपेट करोगे तो उसको इतना शदीद पेन होगा कि वो अपना सांस रोक लेगा, इसको हम पॉजिटिव मर्फी साइन कहते होते हैं। तो आपका डायग्नोसिस काइंड ऑफ क्या बन जाएगा, पॉलीसिस्टाइटिस बन जाएगा, ठीक है। तो एक आपकी ये पेन आ गई। देन हमारे पास होता है डाइवर्टिकुलाइटिस, मींस के डाइवर्टिकुलास जो हमारे पास होते थे, डाइवर्टिकुलास हम किसको कहते थे, अगर फॉर एग्जांपल ये आप लोगों की इंटेस्टाइन है, यहां से अगर इस तरह करके फिंगर लाइक पर जैसे बाहर की तरफ निकल जाए, बाहर की तरफ इस तरह करके आपकी जो इंटेस्टाइन है वो डायलेट हो जाए तो इसको हम डाइवर्टिकुला कहते होते हैं। अगर इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम डाइवर्टिकुलाइटिस कहते होते हैं। मैंने आपका कंसेप्ट बनाया हुआ है कि डाइवर्टिकुलास मोस्टली कहां पे बनते होते हैं, आपका जो सिग्मोइड कोलन होता है, मींस कि आपके कोलन का ये वाला जो पार्ट होता है जिसको हम सिग्मोइड कोलन कहते हैं, यहाँ पे मोस्टली डाइवर्टिकुलास जो है वो बनते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लोगों के ये वाली जो डाइवर्टिकुलास की इन्फ्लेमेशन होगी तो अब बताएं पेन कहां पे होगा, आपको पता है लेफ्ट इलियक रीजन के अंदर, ऐसे ही करेंगे। इट मींस कि ये वाली जो फीमेल होगी इसको पेन कहां पे हो रहा होगा, तो ये वाला जो पर्सन होगा, ये लाजमी नहीं है कि फीमेल हो, तो इसको पेन कहां पे हो रहा होगा, लेफ्ट इलियक रीजन के अंदर, या अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर कहें तो उसको पेन कहां पे हो रहा होता है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन हो रहा होता है, ठीक है। तो आपने समझ जाना है कि एक पेशेंट जो है वो मेरे पास प्रेजेंट किया है, उस पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर कॉन्स्टिपेशन मोस्टली होगा, और वो पेशेंट मेरे पास प्रेजेंट कर गया है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट की पेन के अंदर, पेन के साथ साथ में उसको नोजिया वोमिटिंग वगैरह की भी हिस्ट्री दे देगा। जब आप लोग इधर जो है वो पालपेट करोगे तो आपको इधर एक मैसा भी जो है वो फील हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वाली सारी चीजें मिल रही हैं तो आपने समझ जाना है दैट इज डाइवर्टिकुलाइटिस, और यहां से भी एमसीक्यूज आता है, ठीक है। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन के साथ कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री, नोजिया वोमिटिंग वगैरह, आपने किसके बारे में सोच लेना है, डाइवर्टिकुलाइटिस के बारे में जो है वो सोच लेना होता है, ठीक है। तो हमारा डाइवर्टिकुलाइटिस भी हो गया। देन हमारे पास आ जाता है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज मोस्टली किसके अंदर होती है, मोस्टली आप लोगों की फीमेल्स के अंदर होगी, और वो फीमेल जो कि एक जवान फीमेल होगी और वो ड्यूरिंग सेक्स जो है वो प्रोटेक्शन का यूज नहीं करती होगी, वो कंडम वगैरह का यूज नहीं करती होगी, तो उस फीमेल के अंदर हमारे पास ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, हमारे पास गोनोकोकस और कैलमेडिया का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और वो वाला जो गोनोकोकस है और वो वाला जो कैलमेडिया है वो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब होती है, वो फीमेल की जो ओवरी होती है उसकी इन्फ्लेमेशन करवा देती होती है, तो इसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते होते हैं। और वो वाली फीमेल भी आपके पास इसी तरह प्रेजेंट कर जाती होती है, इन्फ्लेमेशन वाली पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट कर जाती है, लेकिन उस फीमेल की हिस्ट्री के अंदर क्या होगा कि वो वाली जो फीमेल है वो काइंड ऑफ के मतलब डिफरेंट मर्दों के साथ जो है वो सेक्स करती है, और वो अनसेफ सेक्स करती है, ठीक है, वो कंडम वगैरह का यूज नहीं करती, ठीक है। और साथ में उस के अंदर आपको ये वाली जो सारी पेन के कैरेक्टरिस्टिक है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। और बाकी उसके अंदर जब आप लोग उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, जब आप उसका पेल्विक एग्जामिनेशन करोगे, आपने याद रख लेना है कि जब भी एक फीमेल आपके पास एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट कर जाती होती है तो आपने उसका पेल्विक एग्जामिनेशन करना होता है, ठीक है। तो जब आप उसका पेल्विक एग्जामिनेशन करोगे, जब आप उसकी सर्विक्स को पालपेट करोगे, तो उस केस में जब भी सर्विक्स थोड़ी बहुत मूव करेगी तो उसको पेन होगा, ठीक है। तो उसको सर्विकल मोशन के ऊपर पेन हो रहा होगा। जब भी क्या है कि जब भी आप लोग उसके एडनेक्सा वाला जो एरिया आता है, एडनेक्सा वाला कौन सा एरिया आता है, आपका ये वाली जो फेलोपियन ट्यूब आपकी ओवरीज के इर्द गिर्द वाला जो सारा एरिया आता है, इसको हम एडनेक्सा वाला एरिया कहते होते हैं। तो उस एरिया के अंदर भी जो है उस फीमेल को पेन होगा। तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पढ़ा रहा था, जिसमें हिस्ट्री होगी गोनोकोकल या कैलमेडिया की इन्फेक्शन की, मोस्टली आपकी एक यंग फीमेल होगी, वो अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कर रही होगी, ठीक है। और उसके अंदर सर्विकल मोशन के ऊपर भी आप लोगों को पेन मिल रहा होगा। एडनेक्सा के अंदर भी आपको जब हाथ लगाओगे, एडनेक्सा वाला एरिया के अंदर, एडनेक्सल एरिया कौन सा होता है, आपकी फिलोपियन ट्यूब के अराउंड वाला एरिया, आपकी ओवरीज के अराउंड वाला एरिया, उसको हम एडनेक्सल एरिया कहते होते हैं। तो जब आप लोग उधर पालपेट करोगे तो उधर हाथ लगाने के ऊपर भी उस फीमेल को पेन होगा। तो अगर इस तरह की सारी हिस्ट्री है देन यू शुड थिंक अबाउट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया। देन हमारे पास आ जाता है लास्ट वन, दैट इज पेन बिकॉज ऑफ इस्कीमिया। अब देखिए कि अगर आप लोगों की इंटेस्टाइन के किसी भी एरिया का जो है वो इस्कीमिया हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में जाहिर सी बात है उस पेशेंट को जो है वो पेन स्टार्ट हो जाएगी। अब बात आ जाती है कि फॉर एग्जांपल एक्यूट मिजेंटेरिक इस्कीमिया आता है,
फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका अगर इस्कीमिया हो जाए तो इसको हम एक्यूट मिजेंटेरिक इस्कीमिया कहते होते हैं। इसमें भी वो वाला जो पेशेंट है वो आपके पास सडन ऑनसेट ऑफ पेन के साथ प्रेजेंट करता होता है, इसमें ग्रेजुअल ऑनसेट नहीं होगा। इसमें आपने याद रख लेना है कि अगर एक्यूट मिजेंटेरिक इस्कीमिया होता है, अगर आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको प्रॉपर्ली ब्लड नहीं मिलता, उधर आके फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये आप लोगों की एक ब्लड वेसल है और जो जाके आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको सप्लाई कर रही है। फॉर एग्जांपल ये आपकी इंटेस्टाइन है, इसको ये वाली जो ब्लड वेसल है ये आके सप्लाई कर रही है और इसके अंदर आके कोई जो थ्रोम्बस है, कोई एम्बोलस जो है वो फंस गया है, तो उस केस में उस पेशेंट को अचानक से जो है वो काफी शदीद पेन स्टार्ट हो जाता होता है। और देन क्या है कि इधर साथ में एक तो उसको एब्डोमिनल पेन होगा और साथ में उसके फीसिस के साथ ब्लड आ रहा होगा जिसको हम हिमेटोकेजिया कहते होते हैं। तो आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो अचानक से उसका पेन स्टार्ट हो जाएगा और साथ में उसके फीसिस के साथ फ्रेश ब्लड आ रहा होगा जिसको हम हिमेटोकेजिया कहते होते हैं। और उसकी हिस्ट्री के अंदर आपने मस्ट याद रख लेना है कि उसकी हिस्ट्री के अंदर मोस्टली जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। ये चीज मैंने वैसे आपको पहले समझा चुका हूं, लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट्स मतलब नहीं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, तो मैं उनको सिंपली बता देता हूं। बेसिकली होता क्या है कि ये आपका हार्ट है, हार्ट के अंदर क्या है कि फॉर एग्जांपल जब एट्रियल फिब्रिलेशन होती है तो आपके एट्रियल्स फड़फड़ाते हैं, तो अगर इधर कोई एम्बोलस थ्रोम्बस वगैरह बना हुआ होगा, ये थ्रोम्बस इधर से आपके लेफ्ट एट्रियम से डिस्लोज होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर जाएगा और ये जाके फंस जाता होता है आपकी इंटेस्टाइन की आर्टरी के अंदर, लाइक सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के अंदर जाके फंस जाता है। जब ये उधर जाके फंस जाता है तो आपकी इंटेस्टाइन को प्रॉपर्ली ब्लड नहीं मिल पाएगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेसेंटेरिक इस्कीमिया कह रहे हैं। इट मींस के हिस्ट्री के अंदर क्या होगा, हिस्ट्री के अंदर आपकी एट्रियल फिब्रिलेशन होगी और एट्रियल फिब्रिलेशन के बाद वो पर्सन आपके पास अचानक से एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट कर जाएगा और साथ में उसके जो फीसिस है उनके साथ ब्लड आ रहा होगा। अगर ये तीन चीजें हैं देन यू मस्ट थिंक अबाउट एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया। ठीक है, तो इसी तरह ये आपके पास जो है वो इधर से एमसीक्यूज आ रहा होता है, वो भी इधर की फैक्ट के अंदर जो है वो यही लिखता होता है कि ये वाला जो पर्सन होगा इसके अंदर इधर ही उसने कहीं लिखा हुआ था, अच्छा इधर उसने नहीं लिखा, चलें इसका मैं आप लोगों को एमसीक्यूज करवा दूंगा कि इधर से आपको एमसीक्यूज जो है वो किस तरह आएगा। देन हमारे पास आ जाता है इस्कीमिक कोलाइटिस के अगर आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका इस्कीमिया हो जाए और उसकी वजह से कोलन की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसका हम इस्कीमिक कोलाइटिस कहते होते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें हमने वैसे पहले पढ़ा हुआ था कि ये वाला जो पेशेंट है इसको मोस्टली खाने के बाद जो है वो पेन स्टार्ट होगा, उसके अंदर पोस्ट प्रेंडियल एब्डोमिनल पेन होगा, वही स्टूल के साथ ब्लड वगैरह आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, उसके अंदर आपको हेमेटोकेजिया वगैरह या मेलिना वगैरह मिल सकता है। मेटोकेजिया और मेलिना के अंदर डिफरेंस क्या होता है, मेटोकेजिया में स्टूल के साथ फ्रेश ब्लड आ रहा होता है, लेकिन मेलिना के और वो आपको अपनी आंख से दिख रहा होता है, लेकिन मेलिना के अंदर आपके स्टूल के अंदर ब्लड तो आ रहा होता है लेकिन आपको आंख से दिख नहीं रहा होता। लेकिन अगर आप उस का टेस्ट करवाते हो स्टूल का तो उसके अंदर बेसिकली जो है वो ब्लड प्रेजेंट होता है। तो और साथ में उस पेशेंट के अंदर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस की हिस्ट्री होगी, एथेरोस्क्लेरोसिस लाइक उसके अंदर दूसरा क्या कहते हैं, हमारे पास पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज का मसला हो सकता है, या उसके अंदर मायोकार्डियल इंफाक्शन वगैरह का मसला हो सकता है, ठीक है, या उसके अंदर कोई स्ट्रोक की हिस्ट्री होगी। तो इस तरह की हिस्ट्री वगैरह है, साथ में आपको जनाब वो दे रहा है पोस्ट प्रेंडियल पेन दे रहा है, तो देन यू शुड थिंक अबाउट इस्कीमिक कोलाइटिस, ये आपको मिल रहा है। देन हमारे पास होता है कि अगर हमारा जो हर्निया है वो स्ट्रेंगुलेट हो जाए, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। हर्निया किसको कहते होते हैं कि आपका ऑर्गन का अपनी जो कैविटी है वहां से प्रोट्रूड कर जाना। फॉर एग्जांपल ये आप लोग इमेजिन करें कि ये एब्डोमेन की दीवार है, मैं कहता हूं कि यहां से आपकी जो इंटेस्टाइन है वो बाहर तरफ जो है प्रोट्रूड कर गई है, तो इसको हम हर्निया कहते होते हैं। और ये जब प्रोट्रूड कर जाए और इधर फंस जाए, जब ये इधर फंस जाए तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाए, तो ये वाला जो हर्निया होगा इसको हम स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया कहते होते हैं। वो हर्निया जो कि बाहर की तरफ जो है वो प्रोट्रूड कर गया है और इवेंचुअली उसकी ब्लड सप्लाई भी कट हो चुकी है, तो इसको हम स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया कहते होते हैं। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया क्या होता है, इरिड्यूसिबल बल्ज, इसको मैं एब्डोमेन के वापस नहीं भेज सकता होता और देन इसका जो है वो इस्कीमिया भी हो चुका होता है, तो उस केस में भी आपको जो पेन हो रही होती है वही ये वाली जो इन्फ्लेमेशन वाली पेन है वही हो रही होती है। देन हमारे पास आ जाता है कि अगर आपकी जो ओवरीज हैं उनकी टोरियन हो जाए, ठीक है, ओवरीज अब जो इट मींस के ये मेरे पास किस तरह मेरे पास एक फीमेल प्रेजेंट करेगी और वो वाली जो फीमेल है वो वही एडनेक्सल पेन के साथ प्रेजेंट कर जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं कि एडनेक्सा वाला जो एरिया है वो कौन सा होता है, इसमें बेसिकली उसने इधर नहीं बनाया हुआ, बेसिकली इधर जो है वो आपकी जनाब यूट्रस होती है और ये आपकी ओवरीज होती हैं। अगर क्या होगा ये वाली जो ओवरीज हैं ये मुड़ जाए, ठीक है, तो इनकी टोरियन हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, ओवेरियन टोरियन कहते होते हैं। तो अगर ओवेरियन टोरियन हो जाएगी तो इस केस में भी ये वाली जो पेशेंट है आपके पास एडनेक्सल पेन के साथ, ये वाला जो एरिया था ये फ्लोपियन ट्यूबर इसके आसपास वाला जो एरिया था इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम एडनेक्सल एरिया कह रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली जो पेन है वो आपके पास वो वाली जो पेशेंट है वो आपके पास एडनेक्सल पेन के साथ प्रेजेंट कर देगी। बाकी उसके अंदर मतलब नोजिया वॉमिटिंग वगैरह भी आप लोगों को मिल सकता है। सारी सी बात है, जब आप लोग इधर पालपेट करोगे एडनेक्सल एरिया के अंदर तो वहां पे आप लोगों को एक मैस सा जो है वो मिल जाता होता है। तो अगर इस तरह की सारी हिस्ट्री है तो आपका जो डायग्नोसिस है
वो क्या बन जाना चाहिए, वो ओवेरियन टोरियन जो है वो बन जाना चाहिए। अब बात आ जाती है कि चलें जी, हमने सारी जो काजेस थी वो तो हमने देख ली कि कौन कौन सी जो काज थी जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो एक्यूट एब्डोमेन हो रहा था, मींस के एब्डोमिनल पेन जो है वो हो रही थी, और हमने हर पेन का करेक्टरिस्टिक जो है वो भी देख लिया है। अब हमारे पास कुछ ऐसी काजेज होती हैं जो कि आपकी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल काजेज होती हैं, मींस के एब्डोमेन के अंदर कोई मसला नहीं होता, लेकिन पेन जो है वो एब्डोमेन के अंदर हो रही होती है, तो इनको हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल काजेज कहते होते हैं। इसमें जस्ट मैं आप लोगों को मेन दो तीन जो है उनके बारे में पढ़ाना चाहूंगा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल के अंदर। इसमें एक तो आपका मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मींस कि जब बंदे को हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक वाले बंदे को भी एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है। ठीक है, दोबारा से इस पॉइंट को रिवाइज करवाना चाहूंगा। एक पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक हुआ है, तो हार्ट अटैक वाला बंदा भी आपके पास एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ जो है वो प्रेजेंट कर जाता होता है, तो आपने एवेलुएट करना होता है कि इसको ये वाली जो एपिगैस्ट्रिक पेन हो रही है इधर हार्ट अटैक की वजह से हो रही है या किसी और एब्डोमिनल काज की वजह से हो रही है। तो उस केस में हम क्या कर लेते हैं, सिंपली उस बंदे की आपने ईसीजी करवा लेनी होती है। ठीक है, या हमारे पास एंजाइम्स होते हैं ट्रोपोनिन्स, तो आपने ट्रोपोनिन्स जो है वो करवा लेने होते हैं, और आपने एवेलुएट कर लेना है तो इधर इस बंदे को ये वाली जो एब्डोमिनल पेन हो रही है वो हार्ट अटैक की वजह से हो रही है या एब्डोमेन के अंदर कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से पेन हो रही है। देन जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाला बंदा होता है वो भी आपके पास एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट कर जाता होता है, लेकिन पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले बंदे के अंदर मोस्टली हिस्ट्री ये होगी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मोस्टली उन पेशेंट्स के अंदर होती है जो कि काफी लंबे अरसे के लिए बेड रेस्ट के ऊपर हो। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी टांग टूट गई है, तो वो काफी लंबे अरसे के लिए बेड रेस्ट के ऊपर है, तो उसके अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा होते हैं। इट मींस कि इसके अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर हिस्ट्री क्या होगी, पेशेंट वुड बी इमोबिलाइज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आपको ये मिल रहा होता है। देन वो बंदा जिसको निमोनिया हो, तो निमोनिया वाले बंदे के अंदर भी आपको राइट या लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो पेन मिल सकती होती है। निमोनिया क्या होता है, आपके लंग्स का इन्फेक्शन हो जाना, इसको हम निमोनिया कहते होते हैं। तो निमोनिया वाले बंदे के अंदर भी आप लोगों को अगर फॉर एग्जांपल लोअर लोब का निमोनिया है, तो उस बंदे के अंदर भी आप लोगों को ये वाले जो दूसरा लेफ्ट एंड राइट अपर क्वाड्रेंट है उधर पेन मिल सकती होती है, तो इसको भी आपको इवैल्यूएट करना पड़ता है। इसको आप लोग इवैल्यूएट करोगे कैसे करोगे, आप लोगों ने सिंपली जो है वो एक्सरे करवा लेना होता है। ठीक है, तो एक्सरे के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि अगर तो जाहिर सी बात है निमोनिया होगा तो आपके एक्सरे पे पता चल जाएगा, अगर नहीं होगा तो इट मींस कि आपने समझ जाना है कि एब्डोमेन के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से उसको ये अपर क्वाड्रेंट्स के अंदर फॉर एग्जांपल लेफ्ट या राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो पेन हो रही है। तो ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एब्डोमिनल काजेज ऑफ एक्यूट एब्डोमेन आ जाते हैं। बाकी हमारे पास उसके बाद ब्लड के अंदर कोई मसला हो, लाइक सिकल सेल क्राइसिस, लीकेमिया, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो, यूरेमिया, इसकी वजह से मसला हो सकता है। ये सारी डिजीज आप लोग पढ़ोगे, या हमारे पास जो है फीवर वगैरह हो, इंटरमिटेंट पोरफायरिया हो, या हमारे पास ये पॉइजनिंग वगैरह हो, या आपको स्पाइडर काट ले, तो उस केस में भी आपके पास जो है वो एक्यूट एब्डोमेन हो सकता है। लेकिन इसमें हमने जो मेनली याद रखना है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल काजेज जो है ये आपने मस्ट याद रख लेनी है। बाकी ये वाली जो सारी डिजीज है ये वैसे हमने हर जो सिस्टम है उधर पड़ी हुई है, लेकिन फिलहाल जस्ट आपको इनका पता होना चाहिए कि इसकी वजह से भी जो पेन है वो हो सकती होती है। अब खैर हमारा टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग साइड पे जा रहा है, लेकिन हम इसको दोबारा से मजे वाली साइड के ऊपर लेके आते हैं। और अब हम बताना चाहेंगे कि हमारे पास अगर एक पेशेंट है एक्यूट एब्डोमेन के साथ आ गया है, तो मैंने उसको कैसे रूल आउट करूंगा, मैं उसको कैसे डायग्नोज करूंगा, मैं अपना प्रॉपर डायग्नोसिस कैसे बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर तो फीमेल है तो फीमेल के अंदर और एक और चीज, बल्कि इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, थोड़ी सी फनी बात है। वो आपको क्या कहता है कि एक पेशेंट है और वो आपके पास एक्यूट एब्डोमेन के साथ पेन प्रेजेंट कर गया है, तो उसके अंदर आपने मस्ट, अगर तो मेल है या चाहे फीमेल है, आपने उसके अंदर मस्ट जो रेक्टम है उसको अवेलुएट करना होता है। ठीक है, अगर आपके पास एक पेशेंट है और वो एक्यूट एब्डोमेन के साथ जो है वो प्रेजेंट कर गया है, तो उसका रेक्टम का आपने मस्ट जो है एग्जाम करना होता है, रेक्टल एग्जाम आपने मस्ट करना होता है। ठीक है, बेसिकली आप लोग चेक करना चाह रहे होते हो कि एक पेशेंट है और वो आपके पास प्रेजेंट कर गया है, उसको एक्यूट एब्डोमिनल पेन है, और साथ में जब आप लोग रेक्टल एग्जाम करते हो और वहां पे आप लोगों को ब्लड मिल जाता है, तो अगर इस तरह की हिस्ट्री हो तो आपने समझ जाना है दैट इज टिपिकल ऑफ दूसरा क्या कहते हैं एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया। तो आपने इसके अंदर क्या याद रख लेना है कि अगर एक पेशेंट आपके पास एक्यूट एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट कर गया है और उसमें साथ में क्या है, उसके साथ में आप लोगों को ब्लड मिल रहा है रेक्टम के थ्रू, तो आपने समझ आना है दैट इज एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया। ठीक है, तो आपका ये कंसेप्ट बन गया। तो इस वजह से आपने जो भी पेशेंट आपके पास एक्यूट एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करेगा तो उसका मस्ट आपने रेक्टल एग्जामिनेशन करना होता है। अब वो कहता है कि रेक्टल एग्जामिनेशन सिर्फ आपने दो हालत के अंदर नहीं करना, या तो उस बंदे की रेक्टम ही ना हो या आपकी उंगली ना हो। ठीक है, तो या आपकी उंगली नहीं है तो उस केस में आपने रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं करना, या क्या है कि उस बंदे की रेक्टम नहीं है तो उस केस में आपने रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं करना। बाकी सारे केसेस के अंदर आपने जो है वो रेक्टल एग्जामिनेशन मस्ट करना होता है। और अगर फीमेल है तो उसका आपने पेल्विक एरिया का एग्जामिनेशन जो है वो मस्ट करना होता है, बिकॉज अगर फीमेल एक्यूट एब्डोमेन के साथ प्रेजेंट कर रही होती है तो उसमें
मेनली जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनका कोई ना कोई मसला होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक फीमेल आपके पास प्रेजेंट करके, एक तो उसका आप लोग दूसरा पेल्विक एग्जामिनेशन करोगे और साथ में उसका आपने इवेलुएट करना है कि कहीं इस फीमेल को एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। उस केस में आपने यूरिन के अंदर बीटा एचसीजी का लेवल चेक कर लेना है। अगर बीटा एचसीजी मिल रहा है इट मींस के पेशेंट को जो है वो एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है वो रप्चर कर चुकी है। बाकी आपने चेक करना है कि इसको कहीं ओवेरियन टोरियन तो नहीं है, तो उसके लिए आपने सिंपली जो है वो अल्ट्रासाउंड करवा लेना होता है। रप्चर सिस के लिए भी, फाइब्रोइड्स के लिए भी, इन सब के लिए आपने सिंपली जो है वो अल्ट्रासाउंड करवा लेना होता है। बाकी क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको शक पड़ता है कि इसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो आपको पेल्विक स्वैब लेना पड़ेगा और उसको कल्चर करवाना पड़ेगा। मतलब जारी सी बात है, आपको देखना पड़ेगा कि यार बैक्टीरिया तो नहीं है उधर, ठीक है। तो आप ये कर रहे होते हो। देन क्या है कि आप लोग चेक करना चाह रहे हो कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मसला तो नहीं है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर हार्ट का आपको शक पड़ रहा है तो उसमें आपने सिंपली ट्रोपोनिन और ईसीजी से चेक कर लेना होता है कहीं इस बंदे को एमआई तो नहीं है। बाकी उसके अंदर अगर आपको शक पड़ रहा है तो इसको कहीं पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नहीं है, तो उस केस में आपने सिंपली डी डाइमर चेक कर लेना होता है या सीटी एंजियोग्राम जो है वो करवा लेना होता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। नमूनिया के लिए आपने सिंपली जो है वो एक्सरे करवा लेना है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसको नमूनिया या वैसे एब्डोमिनल काज की वजह से जो है वो पेन हो रहा है। ये समझो कि आप अपना डायग्नोसिस को ना शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है। मतलब जो जो पॉसिबल काजेज हैं उनको आप निकालते जा रहे हो टेस्ट करवा के। एक आपने ये काम कर लिया। देन हमने जो नॉन सर्जिकल एब्डोमिनल काजेज होती हैं, देखिए आपके पास आपने एक चीज याद रख लेनी है कि जब बंदा आपके पास एक्यूट एब्डोमेन के साथ प्रेजेंट करता होता है तो उसका हम लेप्रोटमी करते होते हैं। ये दोबारा से इस पॉइंट को रिवाइज करवाना चाहूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी एक बंदा एक्यूट एब्डोमेन के साथ प्रेजेंट करता होता है तो उसकी हमने क्या करवानी होती है, लेप्रोटमी करवानी होती है। मींस के उसके एब्डोमेन को हम ओपन कर देते होते हैं, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी हम कहते होते हैं। ये हम करते होते हैं अनटिल अनलेस के उसका जो काज है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ना हो, लाइक ये वाली जो सारी चीजें हैं, अनटिल अनलेस उसका काज एक तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ना हो और दूसरा सर्जिकल ना हो। अब कौन सा काज सर्जिकल नहीं होता, मींस के अगर बंदे को पैंक्रियाटाइटिस है तो उस केस में हम ऑपरेट नहीं करते होते। ये चीज मैंने आपको पैंक्रियाटाइटिस के अंदर पढ़ाई हुई है कि पैंक्रियाटाइटिस के अंदर हम भाग के ऑपरेट नहीं करते होते। फिलहाल पहले ना पेशेंट को सिंपली जो है वो हम स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर तो पैंक्रियाटाइटिस है तो उस केस में आपने सिर्फ ऑपरेट नहीं करना, या हमारे पास एक्स्ट्रा एब्डोमिनल काज है तो उस केस में आपने जो है वो ऑपरेट नहीं करना। तो पैंक्रियाटाइटिस को आप लोग कैसे एवेलुएट करते हो, आपके पास दो एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज और लाइपेज। तो अगर तो आपको बंदे के ब्लड के अंदर अमाइलेज और लाइपेज का लेवल ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, बंदे के अंदर एक्यूट एब्डोमेन है, उसके अंदर एपिगैस्ट्रिक पेन है और वो वाली जो पेन है साथ में उसको नोजिया वॉमिटिंग है और वो वाली जो पेन है वो बैक की तरफ रेडिएट कर रही है और वो वाला जो बंदा है वो आगे की तरफ बेंड हुआ हुआ है, ठीक है। तो दैट इज ये वाला जो पेन का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो पैंक्रियाटाइटिस का होता है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह की पेन मिल रही है साथ में अमाइलेज और लाइपेज का लेवल ज्यादा मिल रहा है, इट मींस के दैट इज पैंक्रियाटाइटिस। तो उस केस में आपने सर्जरी डायरेक्टली नहीं करनी होती। उस केस में आप लोग क्या करते होते हो, उस केस में सिंपली उस बंदे को आपने जो है वो दूसरा क्या कहते होते हैं, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसमें हम एनपीओ करते होते हैं, उसको हम जो है वो एंटीबायोटिक्स का यूज करवाते हैं, उस बंदे को हम फ्लूइड्स वगैरह लगाते होते हैं, ठीक है। तो ये खैर बात अभी मैं आगे जाके पढ़ाता हूँ। फिलहाल आपको पता चल गया कि मैं उसको कैसे इवेलुएट कर लूंगा। देन आप लोग जो है इस बंदे के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शक पड़ रहा है कि उस बंदे के अंदर जो पेन है वो बिकॉज ऑफ नेफ्रोलिथियासिस है, ठीक है। तो नेफ्रोलिथियासिस वाली कौन सी पेन होती थी, फ्लैग पेन होती थी, ग्रोइन की तरफ रेडिएट कर रही होती थी, साथ में हिमाचूरिया भी होता था। तो उस केस में आपने सिंपली जो है वो सीटी स्कैन करवा लेना है। लेकिन ये वाला जो सीटी स्कैन है ये आपने विदाउट कंट्रास्ट करवाना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम विद कंट्रास्ट सीटी स्कैन क्यों नहीं करवा रहे, तो आपने मस्ट याद रख लेना है कि आपका जो कंट्रास्ट होता है, कंट्रास्ट एजेंट जो आप लोग सीटी स्कैन के लिए यूज कर रहे होते हो, ये आपकी किडनीज को डैमेज कर सकता है, ठीक है। उसको हम कहते होते हैं कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। तो इसी वजह से अगर बंदे की किडनीज पहले ही डैमेज हुई पड़ी है, पहले स्टोन वगैरह है, तो उस केस में आपने कंट्रास्ट एजेंट यूज नहीं करना होता। सिंपल आपने जो सीटी स्कैन है वो यूज करना होता है, ठीक है। तो सिंपल आपने सीटी स्कैन इस बंदे का करवा लेना है। देन फॉर एग्जांपल एक बंदा है और उसके अंदर आपको एसाइटिस मिल रही है और साथ में फीवर भी है, ठीक है। अब ये वाला पर्सन कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक पेशेंट है वो मेरे पास आ जाता है और उसका फॉर एग्जाम्पल इतना सा जो पेट है वो बाहर निकला हुआ है और इधर जो सारा फ्लूइड है वो अकामुलेट हुआ पड़ा है, साथ में उस बंदे को जो है वो फीवर भी है। उसकी हिस्ट्री के अंदर यह है कि उसके लिवर की सिरोसिस हुई पड़ी है। आपको पता है कि जब लिवर की सिरोसिस हो जाती है तो उस बंदे के एब्डोमेन के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो फ्लूइड भर जाता होता है, जिसको हम एसाइटिस कहते होते हैं। और साथ में उस पेशेंट को फीवर है, अगर ये वाली सारी हिस्ट्री है तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम कहते हैं एसबीपी। एसबीपी क्या है, दैट एसबीपी क्या होता है, दैट इज सडन बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, ठीक है। मींस के एक बंदा जिसको एसाइटिस हुआ पड़ा था, यहाँ पे सारा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड अकामुलेट हुआ पड़ा था, इससे ऊपर क्या हो गया, इससे ऊपर जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से उसकी जो पेरिटोनियम है उसकी भी सारी इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो इसको हम क्या कह देंगे, एसबीपी, ठीक है, सडन बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो अगर आपको किस तरह की, अभी इसकी किस तरह की हिस्ट्री आएगी, ये एक पेशेंट होगा जिसके अंदर एब्डोमिनल पेन स्टार्ट होगी, ठीक है, जिसके अंदर जनाब एसाइटिस होगा, जिसके अंदर जनाब आप लोगों को साथ में फीवर मिल रहा होगा, जिसके अंदर जनाब आप लोगों को जो है
ल्यूकोसाइटोसिस मिल रही होगी। तो अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं तो आपने समझ जाना है ये वाला जो इसका एक्यूट एब्डोमेन है दैट इज बिकॉज ऑफ एसबीपी। तो इस केस में भी आपने ऑपरेट नहीं करना, ठीक है। इस केस में हम बंदे को एंटीबायोटिक्स देते होते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो सर हम इन सारी चीजों पे सर क्यों खपा रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से खपा रहे हैं कि मैंने ऑपरेट करना है या नहीं करना। अगर ये सारी काजेज हैं, पेंक्रियाटाइटिस है या अगर फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन है या एसबीपी है, ठीक है, तो इस केस में मैंने ऑपरेट नहीं करना होता। अगर तो पेंक्रियाटाइटिस है तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपने सिंपली एक तो क्या करना है, उसका एनपीओ कर देना होता है, नील पर ओरल कर देना होता है, मुंह से उस बंदे को कोई चीज नहीं देनी होती। बाकी आपने एनजी सक्शन कर लेनी होती है, आपने ना मतलब स्टमक उसका वॉश कर लेना है, ठीक है, अंदर जो भी सारे कंटेंट्स हैं वो आपने बाहर निकाल देने होते हैं, एनजी सक्शन आपने कर लेनी होती है, और साथ में उस बंदे को आपने आईवी फ्लूइड्स लगाने होते हैं बिकॉज इसका बीपी ड्रॉप होता है। तो इस तरह ये वाला जो बंदा है वो ठीक हो जाता होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात बताऊं कि एक पेशेंट आपके पास किडनी स्टोन वगैरह के साथ प्रेजेंट कर जाता है, तो उस केस के अंदर आपने उस बंदे का सिंपली डायग्नोसिस बनाने के बाद आपने एक तो उस बंदे को एक्सेसिव हाइड्रेशन करवानी होती है, मींस के ज्यादा से ज्यादा पानी पीने वगैरह का कहना होता है, ताकि वो वाली जो स्टोन है वो आगे की तरफ निकल जाए, और साथ में उस बंदे को आपने सिंपली जो है वो पेन किलर्स लगाने होते हैं ताकि वो खुद ब खुद ही निकल जाए, डायरेक्ट आपने ऑपरेट नहीं कर देना था। और अगर फॉर एग्जाम्पल बंदा आपके पास एसबीपी का है तो उस केस में भी आपने सिंपली जो है वो एंटीबायोटिक्स का यूज करना होता है, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स का यूज करना होता है, बिकॉज आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है वो मसला कर रहा है, आपको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। इन सारे काजेस के अंदर सिर्फ आपको ऑपरेट नहीं कर रहे या एक्स्ट्रा एब्डोमिनल काजेस हैं तो उस केस में भी आप लोग लेप्रोटोमी जो है वो नहीं कर रहे होते। इन ऑल अदर काजेस ऑफ एक्यूट एब्डोमन हम जो है ऑपरेट कर रहे होते हैं। हम एक्सपोर ये वाली जो लेप्रोटोमी है, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, वो कर रहे होते हैं। अब बात आ जाती है कि मैं मजीद अपना डायग्नोसिस को आप कंफर्म करना चाहूंगा कि ये वाली जो प्रॉब्लम है वो क्यों आई है। तो वो आपको पता है, अगर तो परफोरेशन हुई पड़ी है आपकी इंटेस्टाइन की, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें कि ये आपका एक बंदा है और इसका ये डायाफ्राम है और ये ऊपर जनाब लंग्स हैं, ये आपकी इंटेस्टाइन है, और मैं कहता हूं कि ये वाली जो इंटेस्टाइन है वो इधर से रप्चर हो गया, इधर से सुराख हो गया, इसके अंदर परफोरेशन हो गया है, तो ये वाली जो सारी एयर है इधर से निकलेगी और डायाफ्राम के नीचे जो है वो कामुलेट हो जाती होती है। इट मींस कि आपको पता चल गया कि जब भी आपकी जो जीआईटी है वो परफोरेट करेगी, जब भी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह जो है वो परफोरेट करेगी, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको जब आप लोग एक्सरे वगैरह करवाओगे तो उसमें आपको एयर अंडर द डायफ्राम जो है वो मिल रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ये वाला एक्सरे देखें तो ये इधर बेसिकली आपका जो है वो डायफ्राम मसल होता है, तो आप देख सकते हैं कि इधर आपको कोई एयर वगैरह नहीं मिल रही, एयर आपको पता है कि एक्सरे के ऊपर ब्लैक अपीयर कर रही होती है, लेकिन इधर आपको एयर अंडर डायफ्राम जो है वो मिल रही है। इट मींस कि उसकी जो इंटेस्टाइन है वो परफोरेट कर की पड़ी है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अगर एयर अंडर द डायफ्राम मिल रही है तो उसे आपका जो डायग्नोसिस है वो बन जाता है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है वो क्या कर चुकी है, वो परफोरेट कर चुकी है, ठीक है। एक तो आपने इस केस के अंदर जो है वो एक्सरे करवा लेना होता है एब्डोमेन का, अगर परफोरेशन हो, उसके बाद स्मॉल बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उस केस में भी आपने एक्सरे करवाना होता है, वोल्वुलस हो तो उस केस में भी आपने एक्सरे करवाना होता है, तो आपको पता जो है वो चल जाता है। देन जो है हम सीटी स्कैन का करवा रहे होते हैं। सीटी स्कैन का आप लोगों को एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब भी कोई कोलिक वगैरह होगा, अगर फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन होगी, लाइक अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो, डायवर्टिकुलर की इन्फ्लेमेशन हो, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो, एब्सेस वगैरह हो, कैंसर वगैरह हो, या आप लोगों का एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म हो, तो इन सारे केसेस के अंदर आपने सिंपली जो है वो सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट करवा लेना होता है। बाकी आपको पता है अगर गोल ब्लैडर वगैरह का मसला हो तो हम किसको प्रेफर करते होते हैं, हम जनाब अल्ट्रासाउंड को प्रेफर करते होते हैं। तो राइट अपर क्वाड्रेंट का हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, चाहे आपकी गोल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जिसको हम कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, चाहे उधर स्टोन फंसा हो जिसको हम बायरिकोली कहते हैं, चाहे आप लोगों की जो बाइल डक्ट है उसकी इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी हो बिकॉज ऑफ स्टोन, ठीक है, तो किसी भी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी हो तो उसके लिए भी हम क्या करवाते होते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट का अल्ट्रासाउंड करवाते होते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड करवाओगे आपको पता चल जाएगा कि यार गोल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुई पड़ी, वहां पे कोई स्टोन तो नहीं फंसा हुआ आपकी जो दूसरा बाइल डक्ट के अंदर, और बाइल डक्ट की इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुई पड़ी, तो उसके लिए आपने सिंपली जो है वो अल्ट्रासाउंड करवा लेना होता है। अब बात आ जाती है कि मैंने उसको मैनेज कैसे करना है, तो मैंने डिपेंडिंग अपॉन द जो भी प्रॉब्लम चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज करते होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़े से एमसीक्यूज करवाना चाहूंगा कि हमारा ये वाला जो टॉपिक है यहाँ से आप लोगों को एमसीक्यूज किस तरह आएंगे और हमने उन सारी चीजों को मैनेज कैसे करना है, और ये आपने मस्ट इधर इस चीज को याद रखना है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सबसे पहले वो आपको एक एमसीक्यूज देता है, वो कहता है कि एक पेशेंट जो है वो मेरे पास प्रेजेंट कर गया, 59 ईयर ओल्ड है, बूढ़ा एक पेशेंट, इमरजेंसी के अंदर रात को आ गया है, ठीक है, और एब्डोमिनल पेन है उस बंदे को, ठीक है, आपको पता चल गया दैट इज एक्यूट एब्डोमेन, एब्डोमिनल पेन है, और वो जो पेन है वो अचानक से स्टार्ट हुई और अब जो वो पेन है ना वो सारी जनरलाइज्ड हो गई है, ठीक है, मींस के पूरे एब्डोमेन के अंदर जो है वो फैल चुकी है और वो पेन कांस्टेंट है और बहुत शदीद है, मींस के एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, और वो वाला जो पेशेंट है वो स्ट्रेचर के ऊपर मोशनलेस, मींस के वो इधर उधर जो है वो मतलब मूव नहीं कर रहा,
और गहरे गहरे सांस ले रहा है, तेज तेज सांस ले रहा है, उसका एब्डोमेन जो है वो रिजिड है, वो टेंडर है, ठीक है, और साथ में उसके गार्डिंग मिल रही है, इट मींस कि ये वाली जो सारी चीजें हैं, उसके बाद रीबाउंड टेंडरनेस मिल रही है सारे क्वाड्रेंट्स के अंदर। तो ये देखिए ये जो सारी चीजें हैं ये किसकी तरफ, दीज आर पेरिटोनियल साइंस, मींस के उस बंदे के अंदर क्या हुई पड़ी है, पेरिटोनाइटिस हुआ पड़ा है, ठीक है। तो अब हमें अभी तक इस चीज का नहीं पता कि उसका जो पेरिटोनाइटिस है वो क्यों है, ये हमें पता चल गया कि उसके अंदर पेरिटोनाइटिस जो है वो हुआ पड़ा है, लेकिन अगर हम देखें ना कि उसको जनरलाइज्ड पेन है, कांस्टेंट है और एक्सट्रीमली स्वेयर है, मींस के और साथ में वो मोशनलेस है, तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं, परफोरेशन की वजह से ये वाली पेन होती थी ना, जरा याद करें, जनरलाइज्ड कांस्टेंट एक्सट्रीमली स्वेयर पेन बिकॉज ऑफ परफोरेशन। इट मींस कि इसकी जो इंटेस्टाइन है वो मोस्ट प्रोबेबली परफोरेट की है और उसकी वजह से उसको क्या हुआ पड़ा है, पेरिटोनाइटिस हुआ पड़ा है। इट मींस कि ये आपकी एक्यूट एब्डोमेन की हिस्ट्री है और इस पेशेंट को मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ परफोरेशन क्या हुआ पड़ा है, सारा जो है वो पेरिटोनाइटिस हुआ पड़ा है, मोस्ट प्रोबेबली इसको क्या हुआ पड़ा है, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर होगा, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। एक आपका एमसीक्यू क्लियर हो गया, आपका डायग्नोसिस बन गया। देखिए इसी तरह ये आपके पास पेशेंट आने ना, आपके डायग्नोसिस बने, अच्छा ये आपका पता चल गया। अब फॉर एग्जांपल अब आपने इस पेशेंट को आगे मैनेज कैसे करना है, ठीक है। आपको पता है जब भी पेशेंट को क्या होगा, एक्यूट एब्डोमेन होगा, तो उस केस में हमने क्या करना होता है, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करनी होती है, लेप्रोटोमी, उस पेशेंट को आपने ले जाना है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, एब्डोमेन उसका ओपन करके देखना है भाई अंदर मसला क्या चल रहा है। लेकिन उधर जाने से पहले आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल काजिज को एवेलुएट करना होता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल काजिज क्या होती थी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, नमोनिया, ऐसे ही कि नहीं, ये सारी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल काजिज होती थी। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए आपने सिंपली उसकी ईसीजी करवा लेनी है, नमोनिया के लिए सिंपली आपने उसका जो है वो एक्सरे करवा लेना होता है, ठीक है। तो ये आपने करवा लेना है, उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल आप लोग सीटी वगैरह करवा सकते हो, और देन आपको पता है कि वही आपको क्या करना पड़ेगी, इमरजेंसी एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी जो है वो करनी पड़ती होती है, ठीक है। ये आपको पता चल गया, इस तरह आपने उसको मैनेज कर दिया। अब अगला एमसीक्यूज करते हैं। अगला अब वो कहता है कि एक पेशेंट है 62 साल का बूढ़ा आपके पास जो है वो प्रेजेंट कर गया और पेशेंट को सिरोसिस है, मींस के लिवर उसका सिकुड़ा हुआ है। तो आपको पता है जब पेशेंट को सिरोसिस होती है तो उसके अंदर क्या हो जाती है, एसाइटिस हो जाती है, उसके एब्डोमिनल पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड जो है वो एक्सेसिवली अकोमोडेट हो जाता है। अब उस पेशेंट वो पेशेंट आपके पास जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट कर गया, ठीक है। आपको पता है जब बंदे को एसाइटिस होता था, यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते थे। जब इधर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था तो आपकी जो पेरिटोनियम है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती थी, मींस के सडन बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो गया, ऐसे ही कि नहीं है। इट मींस कि इस बंदे के अंदर क्या हुआ पड़ा है, मेरा यहां से डायग्नोसिस बन गया कि इसके अंदर देखें साथ में फीवर भी दे रहा है, ल्यूकोसाइटोसिस, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इट मींस कि इस पेशेंट को क्या है, इस पेशेंट को जनाब स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हुआ पड़ा है और इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, वही सर्जरी जो है वो करनी पड़ती होती है, ठीक है। और बाकी आप डायग्नोसिस को कंफर्म करना चाह रहे हो तो आपने पैरासेंटेसिस कर लेनी है। पैरासेंटेसिस में आपने नीडल लेके वो जो फ्लूइड है उसको लेना है, जो एसाइटिस वाला फ्लूइड है, और उधर से आपने चेक कर लेना है कि यार इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह है या नहीं है, ठीक है। तो आपने पैरासेंटेसिस से आपका जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाता है कि अगला पेशेंट। अब वो कहता है कि एक पेशेंट है तकरीबन 43 साल का बूढ़ा बंदा इमरजेंसी के अंदर आपके पास आ गया है और उस पेशेंट के अंदर एक्सक्रूशिएटिंग एब्डोमिनल पेन है और उस पेशेंट का एब्डोमेन जो है वो रिजिड है, वो मोशनलेसली जो है वो लाई कर रहा है टेबल के ऊपर, ना कोई बाउल साउंड्स आप लोगों को सुनाई दे रहे हैं, और उस पेशेंट के अंदर जो पेन है वो बहुत ज्यादा शदीद है। और एक्सरे जब आप लोग करवाते हो तो आपको फ्री एयर अंडर द डायफ्राम मिल जाती है। फ्री एयर अंडर द डायफ्राम कब मिलती होती है, जरा याद करें ना, जब भी परफोरेशन होती है, ऐसा ही है कि नहीं है। और आपको पता है एक्सक्रूशिएटिंग पेन भी कब होती है, जब भी बंदे के अंदर क्या होगी, परफोरेशन होगी। तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं कि आपकी इंटेस्टाइन क्या कर चुकी है, परफोरेट कर चुकी है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इसकी जो इंटेस्टाइन है वो परफोरेट कर चुकी है। इट मींस कि इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, इमरजेंसी एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी जो है वो करनी पड़ती होती है, ये आपको करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल अगला मैं पेशेंट बताता हूं। अगला वो कहता है कि आपका 40 साल का एक बूढ़ा बंदा आपके पास प्रेजेंट कर गया है, उस वो अल्कोहल मतलब उसने अल्कोहल पी और अल्कोहल पीने के बाद उसकी एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर बहुत ज्यादा शदीद पेन जो है वो स्टार्ट हो गया, और वो वाली जो पेन है वो बैक की तरफ रेडिएट कर रही है। वो पेशेंट एक तो कांस्टेंट है और वो वाली जो पेन है वो बैक की तरफ रेडिएट कर रही है, साथ में उस पेन के बाद साथ में उसको नोजिया वॉमिटिंग वगैरह भी है, और ये वाली सारी प्रॉब्लम उसके अंदर आ रही है। तो मैंने आपको बताया जब भी एक पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन होती है और वो पेन बैक की तरफ रेडिएट कर रही हो, और आपने मस्त याद रखना है पीछे अल्कोहल की भी हिस्ट्री हो, तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री होती है, ठीक है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का आपको एमसीक्यूज किस तरह आएगा, मोस्टली एक पर्सन होगा, उसने अल्कोहल पी होगी, अल्कोहल पीने के बाद अल्कोहल जो है ना वो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस को एक्सरसेबेट करती है, तो अल्कोहल पीने के बाद उसकी एपिगैस्ट्रिक पेन स्टार्ट और वो वाली जो एपिगैस्ट्रिक पेन है वो बैक की तरफ रेडिएट कर रही होगी। तो आपको समझ लगी कि ये वाला जो पेशेंट है इसको क्या हुआ पड़ा है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हुआ पड़ा है। अब आपने क्या करना है, इस पेशेंट को मैनेज करना है, अपने डायग्नोसिस को अभी कंफर्म करना है। डायग्नोसिस को आप लोग मजीद कैसे कंफर्म करोगे, आपको पता है जब भी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है तो इधर से जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं और आपके पैंक्रियाज
पैनक्रियाज के एंजाइम्स ब्लड के अंदर चले जाते हैं, तो उसके ब्लड के अंदर आपको पैनक्रियाटिक एंजाइम्स अमाइलेज और लाइपेज जो है वो ज्यादा मिल रहे होंगे, ज्यादा मिल रहे, आपको पता चल गया कि इसको क्या है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है। बाकी अगर अभी भी आपका अगर डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हुआ तो आप सीटी स्कैन करवा लेते हो, लेकिन आपका डायग्नोसिस यहाँ से जो है वो कंफर्म हो जाता है। अब आपने इसका ऑपरेट बताओ, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस वाले बंदे का हम ऑपरेट करते हैं? एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस वाले बंदे का हम ऑपरेट नहीं करते, इसको हम क्या कर देते हैं, वैसे ही मेडिकली जो है वो मैनेज कर देते हैं। तो इसको आपने एक तो ये करना है कि आपने उसको हाइपो एनपीओ कर देना, मींस के मुंह से कुछ नहीं देना, बाकी आपने एनजी सक्शन करनी होती है, मींस के जो सारे इंटेस्टाइन के अंदर कंटेंट्स हैं, स्टमक के अंदर कंटेंट्स हैं, उन सबको आपने बाहर निकाल देना है। उसका बीपी ड्रॉप हो रहा होगा तो आपको जो है वो साथ में आईवी फ्लूइड्स जो है वो लगाने पड़ते हैं। तो इस तरह करके आप उस पेशेंट को मैनेज कर रहे होते हो, और इस केस के अंदर भी आपने कॉन्ट्रास्ट को कोशिश करना है कि अवॉइड करनी है, ठीक है, बिकॉज ये वाला जो पेशेंट है ना, ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस वाला पहले ही हाइपोवोलीमिया वाली कंडीशन के अंदर होगा, पहले ही वॉल्यूम कम होगा, मींस के उसका जब ब्लड प्रेशर है वो पहले ही कम होगा। जब उसका ब्लड प्रेशर पहले ही कम होगा तो उसकी जो किडनीज हैं वो डैमेज पहले ही होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ऊपर से आप कंट्रास्ट दे दोगे तो कंट्रास्ट से उसकी जो किडनीज डैमेज होने के जो चांसेस है वो भी ज्यादा हो जाएंगे। इट मींस आपको पता चल गया कि इसके अंदर भी मैं सीटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। हाँ, अगर मुझे पता चलता है कि वो हाइपोवोलेमिक कंडीशन के अंदर नहीं है तो उस केस में मैं जो है वो सीटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट जो है वो करवा सकता होता हूं। देन आगे आते हैं कि हमारे पास एक 43 साल की बूढ़ी फीमेल है। देखिए हमारे पास आ गया ना, फीमेल 40 से ज्यादा है, ओबीज है, मदर है, ठीक है, मदर ऑफ 6, मतलब काफी बच्चे पैदा किए। हमारा किस तरफ माइंड जा रहा है कि इसके अंदर कोलिलिथासिस होने के चांसेस ज्यादा हैं, ऐसा ही है क्या, नहीं है, ठीक है। तो वो कहता है कि वो पेशेंट मेरे पास सडन स्वेयर अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट कर गया, तो ये तो जाहिर सी बात है डायग्नोसिस किस साइड पे जा रहा है, कोलिलिथासिस की तरफ जा रहा है, ऐसा ही क्या नहीं है, लेकिन अभी तक बना नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे वो कहता है कि वो जो पेन है वो कोलिकी नेचर है, इट मींस के वो जो स्टोन है वो फंस गई है, ऐसा ही क्या नहीं है, स्टोन फंस गई है, और वो वाली जो पेन है वो एक तो शोल्डर की तरफ रेडिएट कर रही है, एक जो है वो बैक की तरफ रेडिएट कर रही है, साथ में उसको नोजिया और वॉमिटिंग भी है, और पिछले 2 घंटे से वो वाली जो पेन है वो काफी ज्यादा कांस्टेंट है। और जब आप लोग फिजिकली एग्जामिन करते हो तो डीप पाल्पेशन के ऊपर ना उसका क्या है कि उसका जो सांस है वो रुक जाता है, ठीक है। डीप पाल्पेशन के ऊपर आप लोगों को क्या मिल रहा है, एक तो टेंडरनेस मिल रही है, मसल गार्डिंग मिल रही है, रिबाउंड टेंडरनेस मिल रही है राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको सिर्फ कोलिलिथासिस के अंदर नहीं मिलती, जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस वक्त मिलती है, लेकिन उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ पड़ा है, ऐसा ही कि नहीं है। तो आपको इट मींस के वो वाली जो कोलिलिथासिस थी उसने इवेंचुअली क्या करवा दिया है, कोलिसिस्टाइटिस करवा दिया, मींस के गोल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन करवा दिया। तो आपको पता चल गया। अब देखें ना, एक तो उसका फीवर भी हो गया, इट मींस के फीवर, ये किस चीज को डिनोट कर रहा था कि बंदे के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन चल रही है, फीवर भी हो गया है, और साथ में डब्ल्यूबीसीज भी इंक्रीज हो गए। डब्ल्यूबीसीज का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 4 से 11,000, तो इधर 16,000 है, इट मींस के डब्ल्यूबीसीज भी। तो ये सारी चीज किस तरफ इशारा कर रही है कि क्या हो चुका है जनाब, कोलिसिस्टाइटिस इस पेशेंट को हो चुका है। और बाकी वो भी हिस्ट्री दे रहा है कि फैटी फूड खाने पे उसका जो पेन है वो मजीद इंक्रीज हो रहा है। तो ये देखिए सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये वाला जो पेशेंट है इसको क्या हुआ पड़ा है, कोलिसिस्टाइटिस हुआ पड़ा है, ठीक है। ऐसे ही कि नहीं है, कोलिलिथासिस हुआ था और उसके बाद क्या हुआ पड़ा है, कोलिसिस्टाइटिस हुआ पड़ा है। अब डायग्नोसिस को आप कंफर्म कैसे करोगे, वो आपको पता है कि मैं इसके लिए अल्ट्रासाउंड को यूज करता हूं, लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड से मेरा डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो रहा तो उस केस के लिए मैं हाइडा स्कैन करवा लेता हूं, वहां से मेरा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा। अब आ जाता है कि मैंने इसको ट्रीट कैसे करना है, ऐसे ही कि नहीं, ट्रीट भी करना है कि नहीं। इसका भी आप लोग डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करोगे, पहले आप इसको मेडिकली मैनेज करोगे, देन उसी एडमिशन के दौरान आप उसका ऑपरेट कर दोगे। पहले थोड़ा सा पेशेंट को स्टेबल करोगे, स्टेबल कैसे, मुंह से आपने कुछ नहीं देना, एंटीबायोटिक्स देनी है, साथ में आईवी फ्लूइड्स वगैरह देने हैं, पेशेंट स्टेबल होगा, और देन उसी स्टे के दौरान आपने सिंपली क्या कर देना होता है, उसका जो गोल ब्लैडर है उसको आपने रिमूव कर देना होता है। लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी हम जो है वो प्रेफर करते होते हैं। अब अगला हम केस पढ़ते हैं। अगला आता है कि मेरे पास एक 52 साल का बूढ़ा बंदा आ गया है और उसको फ्लैंक पेन है, वकियों के अंदर दर्द है। कब बताया था वकियों के अंदर दर्द होगा, जब भी नेफ्रोलिथियासिस होगी, ठीक है। तो उसको फ्लैंक पेन है, कोलिकी पेन है, अचानक से हो रही है, और वो जो है वो इनर थाई और स्क्रोटम के दरमियान, मींस के जो हमारा ग्रोइन वाला एरिया वहां पे रेडिएट कर रही है, और साथ में हीमाचूरिया भी है। तो ये देखिए हलवा बना के उसने एमसीक्यू दे दिया। इट मींस के इस पेशेंट को क्या है, इसको जनाब नेफ्रोलिथियासिस है, यूरिट्रिक कोलिक है, मींस के वो जो स्टोन है वो यूरिटर के अंदर जाके फंस गया है। इसको हम डायग्नोज कैसे करते होते थे, एक्सरे करवा सकते हो आप लोग, सीटी करवा सकते हो, लेकिन आपने कंट्रास्ट यूज नहीं करना। बाकी इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, एक्सेसिव हाइड्रेशन करेंगे, और साथ में जो है वो उसको हम एनाल्जेसिक्स देते होते हैं। देन हमारे पास अगला आ जाता है कि एक पेशेंट है, 59 साल की बूढ़ी एक पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर गई है, और उसको लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन है। जरा याद करें, लेफ्ट
लोअर क्वाड्रेंट के अंदर एब्डोमिनल पेन कब होती थी? याद करें ना, लेफ्ट लोअर, जब भी डाइवर्टिकुलाइटिस होता था, ऐसा ही कि नहीं है, उस पेशेंट को डाइवर्टिकुलाइटिस होता था, तो इट मींस कि ये वाला जो पर्सन है, इसको मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि इस पेशेंट को जनाब डाइवर्टिकुलाइटिस है, बाकी वो सारी हिस्ट्री दे रहा है, फीवर भी दे रहा है, ल्यूकोसाइटोसिस भी दे रहा है, तो आपको तीन चीजें चाहिए होती हैं, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन, साथ में फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, तो ये सारी चीजें जो है वो एक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस की तरफ इशारा कर रही होती हैं। डायग्नोसिस आप लोग सीटी स्कैन से कर लेते होते हो, बाकी आपने कोलोनोस्कोपी भी करनी होती है, बिकॉज आप लोग जो है वो कैंसर को एवेलुएट करना चाहते होते हो, एक्यूट अटैक है, उसको जारी सी बात है एंटीबायोटिक्स वगैरह नीलपैरोल करके आपने ना उसको ट्रीट करना होता है। देन उसके बाद जब पेशेंट स्टेबल हो जाए तो देन आपने वो वाला जो सिग्मोइड कोलन है उसको आपने सिंपली जो है वो रिमूव करना है। अगर एब्सेस बनी है तो उसको आपने सिंपली जो है वो ड्रेन कर देना होता है। लेकिन अगर सेप्सिस हुई पड़ी है, मींस के वो वाला जो पेशेंट है ना डाइवर्टिकुलाइटिस वाला, उसका बीपी जो है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप कर रहा है, तो आपने, और साथ में उसको फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये किस चीज का इशारा कर रही है कि उस पेशेंट को क्या हुआ पड़ा है, सेप्सिस हुई पड़ी है, तो दैट इज इमरजेंसी कंडीशन। और आप देखोगे कि ये इस तरह बड़ा मतलब आपके पास बड़ा खतरनाक केस होता है, इसमें आपके एक फैसले पे सारी उस पेशेंट की जो लाइफ है वो डिपेंड कर रही होती है। जब सेप्सिस हो जाए तो समझो बंदा हाथों से गया, वो इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो अगर सेप्सिस हुई पड़ी है तो उस केस में आपको इमरजेंसी जो है वो सर्जरी ही करनी पड़ती होती है, नहीं तो बंदा समझो गया अल्लाह के पास। देन हमारे पास जो है अगला एमसीक्यूज आ जाता है, तो वो आपको कहता है कि एक 82 साल का 82 ईयर्स का पेशेंट है, एब्डोमिनल डिसेंशन है, नोजिया है, वोमिटिंग है, कोलिकी, एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, उसने कोई गैस वगैरह स्टूल वगैरह पिछले काफी घंटे से जो है वो पास नहीं किया, बाउल साइंस आप लोगों को काफी ज्यादा मिल रहे हैं, एक्सरे के ऊपर आपको जो लूप्स हैं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो काफी ज्यादा डिस्टेंडेड मिल रहे हैं, ठीक है, और बाकी आपको एक लार्ज गैस शेडो मिल रहा है जो कि राइट अपर क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट के अंदर है, और वो जो है वो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, मींस के बर्ड बीक साइन मिल रहा है। देखिए बर्ड बीक साइन का मिलना और साथ में आप लोगों को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाली सारी चीजें मिलना, लाइक एब्डोमिनल डिस्टेंशन, नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है, कोलिकी, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, ये सारी चीज किस तरफ इशारा कर रही है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और साथ में बर्ड बीक साइन। तो मैंने बताया था दैट इज मोस्ट प्रोबेबली वोल्वुलस, ठीक है, तो इस पेशेंट को क्या है हुआ पड़ा है, वोल्वुलस हुआ पड़ा है, इसको हम एंडोस्कोपिकली एंडोस्कोप डाल के ना वो जो वोल्वुलस ट्विस्टिंग सी हुई पड़ी है, वोल्वुलस में क्या होता है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है वो ट्विस्ट हो जाती होती है, ठीक है, तो आपने एंडोस्कोप डाल के उसको अनट्विस्ट करना होता है। देन उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल उससे काम नहीं चल रहा तो उस केस में जारी सी बात आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सर्जरी ही करनी पड़ती होती है। देन हमारा लास्ट वन एमसीक्यू आ जाता है कि एक 79 ईयर का ओल्ड बूढ़ा आपके पास प्रेजेंट कर जाता है और उस पेशेंट को पहले एट्रियल फिब्रिलेशन हुई थी और एट्रियल फिब्रिलेशन के बाद जो है उसके पेट के अंदर पेन स्टार्ट हो गया। तो मैंने आपको बताया था एट्रियल फिब्रिलेशन के बाद एक्यूट एब्डोमेन पेन स्टार्ट हो जाना और साथ में उसके स्टूल के अंदर जो है वो ब्लड वगैरह का भी आना, तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही होती हैं, दीज आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया। इट मींस कि इस पेशेंट को मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ पड़ा है, एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया जो है वो हुआ पड़ा है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इस्कीमिया डेवलप हुआ पड़ा है तो जारी सी बात है आप लोगों को इमरजेंसी एम्बुलेक्टमी जो है वो करनी पड़ती है और ब्लड सप्लाई को जो है वो बहाल करना पड़ेगा, और इस तरह ये जो पेशेंट है वो हो जाएगा ट्रीट। और यहाँ पे मेरी कहानी होती है खत्म और अब आप लोगों की कहानी होती है स्टार्ट।